अगर सिस्टम के पास टी वायरस है तो खेल की बाकी चीजों का क्या? उन रॉकेट लॉन्चर और मैग्नम रिवॉल्वर और बाकी हथियारों का क्या? क्या सिस्टम के पास वे सब भी थे? होस्ट के पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। कृपया अपने अधिकारों को आगे बढ़ाएं। जल्दी ही अभय के सवालों का जवाब मिल गया। अधिकार? क्या ऐसा भी कुछ होता है? उत्सुकता से अभय ने पूछा। मैं कहां देख सकता हूं कि मेरे पास अभी कितने अधिकार हैं और मैं उनका क्या कर सकता हूं? आपके पास जांचने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है। जाने दो। मैं जानता था कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। सिस्टम, अभय ने निराश महसूस करते हुए जवाब दिया। बिना किसी साइड इफेक्ट के टी वायरस। अभय के हाथों में उस हल्के नीले रंग के इंजेक्शन को देखकर उसके भीतर भावनाओं का उफान आ गया था। फिर उसने धीरे धीरे उस इंजेक्शन के लिक्विड को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया और उस ठंडे लिक्विड को अपनी बाह में प्रवेश करते हुए महसूस किया, जो उसके खून के साथ प्रसारित होकर उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। ठीक तभी उसे अचानक अपने शरीर के भीतर एक असहनीय दर्द महसूस हुआ। उसके शरीर से एक अद्भुत शक्ति उभर कर आई। वह शक्ति इतनी तीव्र थी कि वह मानो उसके परखच्चे उड़ाने वाली थी। अभय का दिल बैठ गया। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? यह ताकत बढ़ने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सिस्टम ने समझाया। कोई साइड इफेक्ट न होने का मतलब सिर्फ यह है कि आप ज़ोंबी नहीं बनेंगे। अभय को ऐसा लगा मानो उसके शरीर में आग लग गई हो और वे लपटें उसकी सभी कोशिकाओं, खून और यहां तक कि उसकी हड्डियों के मज्जे को भी अपनी गिरफ्त में ले रही हों। उस अत्यधिक दर्द ने अभय का सिर चकरा दिया। वह अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और किसी भी पल बेहोश होने ही वाला था। अचानक सिस्टम की आवाज दोबारा गूंजी। होस्ट, मेरा सुझाव है कि आप बेहोश न हों, वरना इस वायरस का पूरा असर बेकार चला जाएगा। अभय ने अपने दांत भींचे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया था। उसके शरीर की हर एक कोशिका टूटकर बिखर रही थी। ऊपर से वो बेहोश भी नहीं हो सकता था। ताकि यह कीमती वायरस बेकार न जाए, उसके पास खुद को संभाले रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक लगातार होने वाला दर्द उसके शरीर पर हमले कर रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह तूफान के दौरान समंदर में फंसा कोई जहाज हो, जो किसी भी समय पलट सकता है। वह बस चाहता था कि यह दर्द जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए। फिर भी समय उसके खिलाफ काम कर रहा था और एक घोंघे की तरह बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। समय बीतता गया और अभय को खुद नहीं पता था कि वह आखिर कैसे जिंदा बच गया। अगली सुबह होते होते वह दर्द पूरी तरह गायब हो गया। बाहर खड़ी भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो रही थी। लोगों का एक बहुत बड़ा समूह पहले से ही बाहर इकट्ठा हो चुका था। मालिक दुकान क्यों नहीं खोल रहा है? क्या दुकान खुलने का समय सुबह 8 बजे नहीं है? अब आखिर क्या समय हो रहा है? कुलदीप ने आसमान में तेजी से चमक रहे सूरज की ओर देखते हुए शिकायत की। लगभग दोपहर होने वाली है ना? दीक्षा यहां वहां चक्कर काटने लगी। मैं बस उस शापित किताब के रहस्य को सुझाने ही वाली थी। मालिक आखिर दुकान क्यों नहीं खोल रहा है? क्या वो ज्यादा देर तक सोता रह गया? अगर इंसान खुद अपनी किस्मत चुन सकते तो कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहता। इसके अलावा यह एक ऐसी दुनिया थी जहां कमजोर शक्तिशाली का शिकार बनता था और ताकत ही सम्मान का जरिया थी। खेल खेलने से खुद की ट्रेनिंग होती है। जब से मयंक को इस बात का पता चला था, उसने तुरंत अपना आपा खो दिया था। इसलिए वो आज सुबह जल्दी उठ गया था ताकि वो खेल में अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ा सके और कुछ ऐसे सुराग ढूंढ सके जो कृतिका को न पता हो। इस तरह वो उस पर इतनी बार अपनी आंखें नहीं घुमा पाएगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये दुकान मुझे दिन में सिर्फ 6 घंटे ही खेलने की इजाजत देती है। इस विचार के साथ उसने सड़क पर पड़े एक पत्थर को लात मारी। वो साफ तौर पर कल की बात से अभी भी नाराज था। अगर उसे अचानक याद आया कि अभय ने कहा था, जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनसे हमेशा के लिए लौट जाने को कहा जाएगा, और उसने खुद को जबरदस्ती शांत किया, दरवाजा तोड़ने की अपनी इच्छा को दबाते हुए। जाने भी दो, मैं ये सब कृतिका के लिए कर रहा हूं। मैं अभी के लिए इसे बर्दाश्त कर लूंगा। वो मुस्कुराया और ओरिजिन्स इंटरनेट क्लब की तरफ बढ़ा। हालांकि बाहर लोगों का एक समूह इंतजार कर रहा था। लक्ष्मण, कुलदीप और यासीन नाम का वो अधेड़ उम्र का गलमुच्छों वाला आदमी सभी बाहर खड़े थे। इसके अलावा वहां दीक्षा थी, जो कालू भालू के साथ आई थी, जो एक सीधा साधा दिखने वाला आदमी था और दरवाजे को लात मारने के लिए उतावला हो रहा था, और कालू चूहा नाम का एक छोटा और दुबला पतला आदमी भी था। बेशक ये सिर्फ उनके उपनाम थे, उनके असली नाम नहीं। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मयंक को उस समूह को देखकर एक बुरा एहसास हुआ। आप लोग अंदर क्यों नहीं हैं? यह अभी भी बंद है। उसने अंदर झांका और तुरंत दंग रह गया। क्या दुकान सुबह 8 बजे नहीं खुलनी चाहिए थी? हमें भी नहीं पता। लक्ष्मण को लगा कि यह आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है और उसने खुद ही मान लिया कि मयंक भी रेजिडेंट ईवल का ही एक खिलाड़ी है। वो कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, पिछली बार मालिक ने दुकान खोलने में इसलिए देर की थी क्योंकि उसने कंप्यूटर बढ़ाए थे। शायद उसने आज और कंप्यूटर जोड़े हों। हो सकता है,
दीक्षा ने कहा, कल दुकान पूरी तरह भरी हुई थी और कंप्यूटर जोड़ना समझ में आता है। क्या हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए? अभय पूरी तरह कमजोरी महसूस करते हुए अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। चलो, आखिरकार यह खत्म हुआ। वो कल रात जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, उसे अपनी जिंदगी में दोबारा कभी अनुभव नहीं करना चाहता था। उसने अपनी उंगलियों को हिलाया और महसूस किया कि उसका शरीर पहले से काफी अलग लग रहा था। इसके अलावा उसके आसपास की हर चीज बिल्कुल बदली हुई महसूस हो रही थी। वो हवा में उड़ती मक्खियों की आवाज को भी साफ सुन सकता था। अपनी आंखें खोलने पर वो दीवार पर मौजूद धूल के एक एक कण को भी साफ देख पा रहा था। 1 घंटा और बीत चुका था। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, कुलदीप गुस्से में चिल्लाया। अगर लक्ष्मण ने उसे नहीं रोका होता तो वह अब तक दरवाजा तोड़ चुका होता। मैं भी नहीं। मयंक ने पहले कभी इतनी उत्सुकता महसूस नहीं की थी। अगर मालिक ने जल्द ही दुकान नहीं खोली तो हर कोई यहीं आ जाएगा। क्या मैं बस दरवाजा तोड़ दूं? दीक्षा ने कहा, यह सिर्फ एक दरवाजा ही तो है, मैं बाद में एक नया दरवाजा लगवा दूंगा। लक्ष्मण का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुमने ऐसा किया तो मालिक तुम्हें दोबारा अंदर कदम नहीं रखने देगा। तो फिर मैं क्या करूं? भले ही यह एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन मालिक बिल्कुल भी साधारण नहीं लग रहा था। दीक्षा ने दुकान के नियमों के बारे में सोचा और फैसला किया कि वह मालिक को नाराज नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। कुलदीप ने दरवाजे पर हाथ मारा। मुझे लगा कि मैंने कल सिर्फ थोड़ी देर ही खेला था, लेकिन उसने कहा कि 6 घंटे बीत चुके हैं। समय इतनी तेजी से नहीं बीत सकता। मालिक आज हमें खेलने से कैसे रोक सकता है? लक्ष्मण अपनी हंसी दबाने की जद्दोजहद करने लगा। भाई कुलदीप, मैं कल आपके पीछे खड़ा था और आपका खेल तब तक देख रहा था जब तक कि मेरे पैरों में दर्द नहीं होने लगा। मुझ पर भरोसा रखिए, वो पूरे 6 घंटे ही थे। शर्मिंदा महसूस करते हुए कुलदीप ने दरवाजे को जोर से थपथपाया। तो फिर 6 घंटे काफी नहीं है। अभय की दुकान के बाईं तरफ की दुकान पहले एक बूढ़े आदमी की थी, लेकिन वो काफी समय से खुली नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा एक विद्वान बन गया था, जिसके बाद उसका परिवार कहीं और चला गया था। दूसरी ओर अभय की दाईं तरफ की दुकान कचौड़ियों की दुकान थी। यह वही जगह थी जहां से अभय रोज सुबह नाश्ता खरीदता था। दुकान की मालकिन कावेरी चाची को अभय की दुकान के सामने इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर थोड़ा अजीब लगा। तुम सब उसकी दुकान के सामने इस तरह भीड़ लगाकर क्यों खड़े हो? लक्ष्मण ने कुछ कचौड़ियां खरीदने के बाद पूछा। मालिक ने अभी तक अपनी दुकान नहीं खोली है, क्या इसे सुबह 8 बजे नहीं खुलना चाहिए था? क्या आप जानती हैं कि क्या हुआ है? अरे, कावेरी चाची ने अपना सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रही थी। अभय रोज सुबह इसी समय मेरी दुकान पर कचौड़ियां खरीदने आता है। वह आज इतना लेट क्यों है? शायद तुम्हें जोर से आवाज लगानी चाहिए ताकि वह सुन सके। आवाज लगाएं? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। मैं आवाज लगाता हूं, कुलदीप ने कुछ सोचने के बाद कहा। यह दरवाजा तोड़ने से कहीं बेहतर विचार था। अभय को अभी भी अपने पूरे शरीर में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन यह कल रात की तुलना में काफी बेहतर था। उसने अपने पूरे शरीर पर काला पसीना देखा, इसलिए वह तेजी से नहाने चला गया। हालांकि नहाने के बीच में ही उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने जल्दी से खिड़की से बाहर झांका और अपनी दुकान के बाहर लोगों का एक समूह देखा। आखिर क्या समय हो रहा है? अभय का दिल बैठ गया। क्या उसे सचमुच देर हो गई थी? नीचे नगर रक्षकों ने भी इस हलचल पर ध्यान दिया था, इसलिए बख्तरबंद रक्षकों का एक समूह उस भीड़ के पास आया और पूछा, तुम सब यहाँ इस तरह भीड़ लगाकर क्यों खड़े हो? मैंने तुम्हें सुबह सुबह यहाँ खड़े देखा था और आधा घंटा से ज्यादा हो चुका है। तुम लोग अभी भी यहाँ क्यों इंतजार कर रहे हो? ओह, और वो गलमुच्छों वाला आदमी, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम यहाँ कोई मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो? वो गलमुच्छों वाला? कुलदीप का चेहरा ये सुनकर और ज्यादा सख्त हो गया। शुक्र है कि उसने अभी दरवाजा नहीं तोड़ा था, वरना वो खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाता। अगर दूसरों को पता चलता कि उसे नगर रक्षकों ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वह एक खेल नहीं खेल पा रहा था, तो शहर का हर योद्धा कम से कम 1 साल तक उस पर हंसता। धत तेरे की, मेरा गाली देने का मन कर रहा है। कुलदीप गुस्से में था, जबकि दीक्षा मुस्कुराया और उसने नगर रक्षकों के लिए रास्ता बनाया। कृपया। कुलदीप ने फुफकार छोड़ी। भले ही वो शक्तिशाली था, लेकिन वो नगर रक्षकों से लड़ने जितना बेवकूफ नहीं था। मैं जानता था कि इन साधारण योद्धाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मयंक ने आसपास देखा और भीड़ से बाहर निकल आया। मैं मयंक हूं, मयंक सिंघानिया। परिवार? उसके सामने खड़े नगर रक्षक ने उसके सामने थोड़ा झुककर सम्मान दिया। मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, छोटे सरकार। ये लड़का किसी बेहद रईस घराने से आता हुआ लगता है, दीक्षा दबी आवाज में बुदबुदाया। वो बहुत अमीर है, कुलदीप ने ताना मारा।
लक्ष्मण मुस्कुराया। कोई बात नहीं, कम से कम वह इस मामले को जल्दी सुलझा देगा। सब ठीक है। मयंक ने अपने चेहरे पर एक बेहद ठंडा और घमंडी भाव ला दिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर हंस रहा था। ये तो सिर्फ नगर रक्षक हैं, मैं जिससे चाहूं वैसे निपट सकता हूं। नगर रक्षकों ने तुरंत उसके साथ सम्मान से व्यवहार किया। क्या छोटे सरकार हमें बता सकते हैं कि आखिर यहां चल क्या रहा है? इस तरह हम अपने अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप पाएंगे। मयंक के समझाने के बाद नगर रक्षक पहले से कहीं ज्यादा उलझन में पड़ गए। छोटे सरकार, आप कह रहे हैं कि मालिक ये दुकान नहीं खोल रहा है और वे 1 घंटे से बाहर इंतजार कर रहे हैं? तो ये दुकान आखिर करती क्या है? वर्चुअल रियलिटी, दानवों को मारना, खेल खेलना? वे जितना सुन रहे थे उतने ही उलझन में डूबते जा रहे थे। नगर रक्षकों में से एक ने दबी आवाज में बुदबुदाया, क्या आपको लगता है कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए? मुझे लगता है कि हमें करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैंने रात के गश्त के दौरान हर बार लोगों को इस दुकान से बाहर निकलते हुए पकड़ा है। वे सभी रईस घराने के लड़के हैं जिनके खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता। इस जगह में जरूर कुछ अजीब है। हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ये सभी लोग ऊंचे ओहदे वाले हैं। चलो पहले अपने अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपते हैं और फिर फैसला करते हैं कि क्या करना है। ठीक तभी अभय आखिरकार अपनी दुकान खोलने के लिए नीचे आया। उसने अपना सिर बाहर निकाला और पूछा, आप लोग रोज सुबह इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ जाते हैं? ये खुल गई। भाई साहब, आपने दुकान खोलने में इतनी देर क्यों की? किसी ने तुरंत शिकायत करना शुरू कर दिया। क्या आपको दोबारा नए कंप्यूटर मिले हैं? समूह ने अंदर झांका, लेकिन उन्हें कोई बदलाव नहीं दिखा। भाई साहब, क्या आप ज्यादा देर तक सोते रह गए थे? अभय ने अजीब महसूस करते हुए अपनी नाक को छुआ। तकनीकी रूप से कहें तो वो सचमुच सोता रह गया था। छोड़ो भी, वो समूह अभय की दुकान के अंदर उमड़ पड़ा। भाई साहब, हमें सच बताइए, क्या आपको आज कुछ नया मिला है? कुछ नया? अभय ने सिर हिलाया। हाँ, क्या? और कंप्यूटर? नए खेल? क्या वो मूवी आ गई जिसका जिक्र आपने कल किया था? वे सभी उत्सुकता से अभय की तरफ देखने लगे। अभय ने अपनी ओर इशारा किया। क्या आज सुबह मेरा अचानक अपनी साधना के अगले मुकाम पर पहुंच जाना किसी नई चीज में गिना जाएगा? अरे भाई साहब, आप हमारे साथ इस तरह मजाक नहीं कर सकते। लक्ष्मण ने निराश होकर कहा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बधाई हो। क्या आप अपनी साधना का मुकाम हासिल करने के लिए कोई दूसरा समय नहीं चुन सकते थे? लोगों का वह समूह पूरी तरह अवाक था। वे अब शिकायत भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वे अभय को साधना का अगला मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकते थे। मालिक ने कल उस तानाशाह को मार गिराया था और आज उसने अपनी साधना का अगला मुकाम भी हासिल कर लिया। क्या इसका मतलब यह है कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है? उन्होंने मन ही मन सोचा और खुद को उसके प्रति और ज्यादा सम्मान दिखाने से नहीं रोक पाए। जैसे ही लक्ष्मण ने खेल शुरू किया, उसने अपनी हैंडगन वापस रख दी और उसकी जगह चाकू निकाल लिया। अभय से प्रभावित होकर लक्ष्मण और कुछ अन्य लोगों ने भी हैंडगन के बजाय अपने चाकू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अभय ने खिलाड़ियों पर एक नजर डाली। क्या आप सभी सिर्फ चाकू के दम पर इस लेवल को पार करने की योजना बना रहे हैं? हाँ, चाकू चलाने के लिए मेरे हाथ मचल रहे हैं। लक्ष्मण ने अपना सिर खुजलाते हुए हंसकर कहा। आपको इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभय हंसा। खेल में आगे चलकर आपको ओनली नाइफ स्पीड रन के दौरान अपने चाकू के कौशल का अभ्यास करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। जब से उन्होंने रेजिडेंट ईवल खेलना शुरू किया था, सुखविंदर और बाकी लोगों ने अपनी ताकत में साफ सुधार देखा था। इसके अलावा ये खेल मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने की तुलना में कहीं ज्यादा मजेदार था, जो इसके मुकाबले काफी उबाऊ और थका देने वाला होता था। इसलिए वे अभय के इंटरनेट कैफे के रोज के ग्राहक बन चुके थे। ओनली नाइफ स्पीड रन। सुखविंदर, ललित, राकेश, मयंक और पिंटू सुबह सुबह ही अभय की दुकान पर आ गए थे। जैसे ही उन्होंने एक नया शब्द सुना, सुखविंदर ने तुरंत पूछा, वह क्या है? यह एक ऐसा मोड है जो खिलाड़ी को सिर्फ अपने शुद्ध कौशल के दम पर लेवल पार करने के लिए मजबूर करता है, अभय ने समझाया। जब आप खेल पूरा कर लेंगे तब आप खुद समझ जाएंगे। उसे याद आया कि उसकी पिछली दुनिया में ऑफिशियल रेजिडेंट ईवल 1 रीमेक खिलाड़ियों को खेल पूरा करने के बाद 2 मोड प्रदान करता था, रियल सर्वाइवल मोड और इनविजिबल एनिमी मोड। दूसरी ओर ओनली नाइफ स्पीड रन एक ऐसा आत्मघाती चैलेंज था जिसे खिलाड़ियों ने खुद इजाद किया था। इसके लिए मुख्य किरदारों को पूरा खेल सिर्फ एक चाकू के साथ खेलना होता था। असल जिंदगी में कोई भी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन खेलों में बात अलग थी। खेल पूरा करने के बाद कई एडवांस खिलाड़ी इसकी सामान्य कठिनाई से संतुष्ट नहीं होते थे, इसलिए वे खुद के लिए एक और क्रूर चुनौती लेकर आए। इस तरह ओनली नाइफ स्पीड रन अस्तित्व में आया था। हालांकि सिस्टम का रेजिडेंट ईवल 1 वर्चुअल रियलिटी रीमेक खिलाड़ियों को खेल पूरा करने के ठीक बाद ओनली नाइफ स्पीड रन
मोड के तहत खेलने के लिए मजबूर कर देता था। बेशक जो लोग वर्चुअल रियलिटी मोड में सिर्फ एक चाकू से खेल पूरा कर सकते थे, वे निस्संदेह सबसे बेहतरीन और उस्ताद खिलाड़ी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिर्फ एक चाकू से लड़ना गजब के युद्ध कौशल की मांग करता था, वरना उन शिकारियों की असीम हमले की ताकत के सामने खिलाड़ी पलक झपकते ही मारा जाता। मुझे लगता है कि मुझे अपने चाकू का इस्तेमाल करने का और ज्यादा अभ्यास करना होगा। सुखविंदर जोर से हंसा और उसने अपना खेल खोल लिया। जल्द ही उसके शरीर पर सख्त छिलकों वाला एक भयानक दिखने वाला राक्षस उसकी स्क्रीन पर दिखाई दिया। एक शिकारी। छोटे सरकार सुखविंदर, आखिरकार आपका सामना शिकारी से हो ही गया। ललित और बाकी लोगों ने तुरंत उधर नजर दौड़ाई। एक शिकारी। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ध्यान सुखविंदर के खेल पर लगाने लगे। शिकारी का सामना होने का मतलब था कि खिलाड़ी खेल के आधे से ज्यादा रास्ते को पार कर चुका है। क्या इसका मतलब यह है कि वह जल्द ही खेल पूरा करने वाला है? आप लोग मजे कीजिए। अभय ने अपने खाली पेट को सहलाया और उसे याद आया कि उसने अभी तक कुछ खाया नहीं है। टी वायरस द्वारा किए गए बदलाव को एक प्रकार के विकास, एवोल्यूशन के रूप में देखा जा सकता था। मानव शरीर को पूर्णता की स्थिति में विकसित करना। टी वायरस बिल्कुल यही काम करता था। रेजिडेंट ईवल के इतिहास में बमुश्किल ही किसी का विकास पूरी तरह से सही हुआ था। संक्रमित होने वाले लगभग सभी लोग विकृत राक्षसों में बदल गए थे। हालांकि अभय का विकास बिना किसी विकृति के हुआ था। यह एक बिल्कुल मुकम्मल विकास था, लेकिन इस विकास ने उसके शरीर की बहुत ज्यादा ऊर्जा सोख ली थी, इसलिए उसे बेहद तेज भूख महसूस हो रही थी। कावेरी चाची, मुझे एक टोकरी कचौड़ियां दे दीजिए। एक टोकरी? योद्धाओं की भूख बड़ी होती थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं था। बगल की दुकान की मालकिन कावेरी चाची हैरान होकर वहीं खड़ी रह गईं। ये कोई छोटे मोटे समोसे नहीं थे। क्या मुझे 2 टोकरियां खरीदनी चाहिए? ऐसा लगता है कि जो युवक तुम्हारी दुकान के अंदर गए हैं, उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया है। क्या तुम उनके लिए भी खरीद रहे हो? कावेरी चाची आखिरकार होश में आए और उन्होंने पूछा, 2 टोकरियां अभी आती हैं। जैसे ही उन्होंने कचौड़ियां निकाली, अभय ने 2 कचौड़ियां ली और उन्हें अपने मुंह में ठूसना शुरू कर दिया। धीरे खाओ, गरम है। कावेरी चाची हंसे बिना नहीं रह सकी। अभय, तुम आजकल आखिर क्या कर रहे हो? तुम्हारी दुकान तुम्हारे पिताजी के समय से कहीं बेहतर चल रही है। फिर उन्होंने दबी आवाज में गॉसिप की, वह बैंगनी चोगे वाला युवक किसी बेहद रईस घराने से आता है। यहाँ तक कि नगर रक्षक भी उसके साथ सम्मान से पेश आते हैं। उसे कभी नाराज मत करना। मैं नहीं करूंगा। अभय ने कचौड़ियां खाते हुए तेजी से जवाब दिया। इस दुनिया की कचौड़ियां बड़ी थी और बिना किसी मिलावट के शुद्ध बनाई जाती थी, और उनमें मसालों का स्वाद बिल्कुल सटीक था। इसके अलावा उसका शरीर अभी भी अपनी साधना के अगले मुकाम पर पहुंचने के बाद खुद को संभाल रहा था, और उसने देखते ही देखते 10 से ज्यादा कचौड़ियां खा ली। तभी जाकर उसकी भूख थोड़ी शांत हुई। हैरान होकर कावेरी चाची हंसी। क्या मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने वाले सभी लोग इतना ज्यादा खाते हैं? मैं खुश हूं कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए बाहर गया है, वरना उसकी भूख के कारण तो मैं गरीब ही हो जाती। अभय भी हंसा और उसने लापरवाही से पूछा, वैसे क्या आप जानती हैं कि जोहरी दादा, जिनकी दुकान मेरी दुकान के बगल में हुआ करती थी, वे आखिर कहाँ गए हैं? क्या तुम्हें उनसे कोई काम था? ऐसा कुछ खास नहीं, अभय ने जवाब दिया। अगर मुमकिन हो तो मैं उनकी दुकान खरीदना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात है। कावेरी चाची ने कुछ सोचा और बोली, मुझे लगता है कि जोहरी अपनी दुकान बेचने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए आसपास पता करूंगी। बहुत बढ़िया। धन्यवाद कावेरी चाची। जब तक उसने अपना नाश्ता खत्म किया, उसने कृतिका और किरण को मोड़ से अपनी तरफ आते देखा। अभय को देखकर उन सुंदर लड़कियों ने खुशी से हाथ हिलाया। भाई साहब, हम आज इतनी जल्दी आए हैं, क्या हम थोड़ी देर और खेल सकते हैं? किरण का मन अभी भी उस नए खेल से नहीं भरा था। हालांकि अपनी मनमर्जी के मुताबिक ज्यादा देर तक न खेल पाना काफी परेशान करने वाला था। नहीं, हर व्यक्ति को सिर्फ 6 घंटे ही मिलते हैं। अभय को इतनी आसानी से मनाया नहीं जा सकता था। उसने अपनी दुकान की ओर इशारा किया और जोड़ा, ऊपर से, अब जल्दी नहीं रही, जल्दी नहीं रही। उलझन में पड़कर किरण दुकान के अंदर गई और अचानक चीख उठी, यहाँ एक भी सीट खाली क्यों नहीं है? एक भी सीट खाली नहीं है। कृतिका तुरंत दुकान के अंदर गई और उसने ध्यान दिया कि सभी 11 सीटें भरी हुई थी और कई लोग पहले से ही आसपास खड़े होकर खेल देख रहे थे। भाई साहब, आज यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब दुकान पहले से ही पूरी क्षमता से भरी हुई थी। कृतिका भड़क गई। उसने सोचा था कि वह यहाँ जल्दी आए है, लेकिन यहाँ एक भी सीट खाली नहीं बची थी। मुझे भी नहीं पता। अभय खुद उलझन में था। हर कोई आज इतनी जल्दी आ गया था, यहाँ तक कि जब वह नाश्ता कर रहा था तब उसकी खुद की सीट भी किसी ने ले ली थी। तुम्हें नहीं पता? कृतिका इतनी नाराज थी कि वो जोर से हंस पड़ी। भाई साहब, क्या कोई अपनी दुकान इस तरह चलाता है जैसी आप चला रहे हैं?
जरूर कोई न कोई चलाता होगा। अभय ने खुद की तरफ इशारा किया। उसका मासूम चेहरा देखकर कृतिका का मन हुआ कि वह उसे पीट दे। अपने गुस्से को दबाते हुए उसने फुफकार छोड़ी, मैं इस बार तुम्हें छोड़ रही हूं। लेकिन क्या उसे और किरण को अब वहां इंतजार करना था? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा, 6 घंटे इंतजार करने के लिए बहुत लंबा समय होता है। किरण ने अपने पैर पटके और पूछा, भाई साहब, क्या आप समय सीमा को बदलकर 3 घंटे नहीं कर सकते? अभय ने जवाब दिया, मुझे लगा कि आप अभी शिकायत कर रही थी कि 6 घंटे बहुत कम है। भाई साहब, मैं माफी मांगती हूं। ठीक है। किरण का मन रोने जैसा हो गया। दूसरी ओर कृतिका ने एक ठंडी सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने समय सीमा 6 घंटे तय की थी। आपने निश्चित रूप से अंदाजा लगा लिया होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। अभय ने अपने कंधे उचकाए और जवाब दिया, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ का हर एक नियम बिल्कुल सोच समझकर बनाया गया है। क्या हमें बाद में आना चाहिए? ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। किरण इतनी नाराज थी कि उसने बार बार फर्श पर अपने पैर पटके। उसने दुकान में चारों ओर घूर कर देखा और घोषणा की, मैं कल सुबह 6 बजे जागूंगी। मैं यहाँ सबसे पहले पहुंचूंगी। इस कड़े ऐलान के बाद किरण ने आखिरकार समझौता किया और कृतिका से कहा, चलो बाद में आते हैं। तुम्हारी दुकान बहुत शानदार चल रही है, नौजवान। कावेरी चाची हंसे बिना नहीं रह सकी। तुम आखिर बेचते क्या हो? ये सभी ऊंचे ओहदे वाले लोग हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वे सीमित सीटों के लिए आपस में ही लड़ बैठेंगे? अभी भले ही मेरी दुकान के बाहर ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन कभी कभी लोग खाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। कावेरी चाची अपनी बात कहती चली गईं। मुझे अभी भी याद है कि पिछले साल कुछ युवकों ने लाइन तोड़ी थी और मेरी दुकान के सामने ही लड़ाई शुरू हो गई थी। बाप रे बाप! अब भी कावेरी चाची उस घटना को याद करके डर जाती थी। अभय मूल रूप से सिर्फ एक अच्छे पड़ोसी की तरह उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया कि यह उसकी दुकान के लिए भी एक संभावित समस्या बन सकती थी। बेशक उसकी दुकान के खिलाड़ी उसके नियमों का पालन करते थे, लेकिन यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे सभी दिन के समय एक साथ खेल सकते थे। जब सीटें पूरी तरह भर जाती थी तो इंतजार करने वाले लोग अपने दोस्तों के साथ खेल की कहानी पर चर्चा करके समय बिता सकते थे। हालांकि अगर उसकी दुकान पर और ग्राहक आने लगे तो क्या कावेरी चाची की दुकान के सामने हुई घटना उसकी दुकान के सामने भी घट सकती थी? इस दुनिया में आने से पहले वह अक्सर इंटरनेट कैफे जाया करता था। वहां लोग आसानी से मुसीबतें ढूंढ लेते थे और लड़ाइयां शुरू कर देते थे, जिससे बाकी सभी ग्राहकों का मूड खराब हो जाता था। इसलिए वो दृढ़ संकल्पित था कि वह अपनी दुकान पर किसी को भी हंगामा नहीं करने देगा। क्या मुझे एक और नियम जोड़ देना चाहिए? अभय ने अपनी आंखें घुमाई और सोचते हुए वापस अपनी दुकान के अंदर चला गया। रेजिडेंट ईवल का जादू अब पूरे जीवाजीपुर शहर में सिर चढ़कर बोल रहा था। इस खेल का ताना बाना भले ही सीधा था, लेकिन इसने पारंपरिक बहादुरी की उस भावना को छू लिया था जहां खिलाड़ी अपने सभी साथियों की जान बचाने के लिए मौत के मुंह में कूद जाता था। आज के समय के बड़े बड़े लेखक भी अपने उपन्यासों के मुख्य किरदारों को इतना साहसी बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि लिखने में हुई एक छोटी सी चूक भी पूरी कहानी को काल्पनिक और बनावटी बना देती। लेकिन रेजिडेंट ईवल की बात ही अलग थी। यहाँ कहानी की प्रोग्रेस पूरी तरह से खुद खिलाड़ियों के फैसलों पर निर्भर करती थी, जिससे इस पर विश्वास करना बेहद आसान हो जाता था। इसके अलावा खेल की छोटी छोटी बारीकियां इतनी लाजवाब थी कि हर एक किरदार को पूरी जीवंतता के साथ उकेरा गया था। अभय के खेल पूरा करने के बाद बाकी खिलाड़ियों ने भी आखिरी मुकाम तक पहुंचने के लिए अपना सफर जारी रखा। रास्ते में वे जिस भी अनुभव से गुजरे और जिस भी साथी से मिले, वो सब उन्हें बिल्कुल सच लग रहा था। पहली खोजी टीम की दवाइयों की जानकार रेबेका इसका एक सटीक उदाहरण थी। दिखने में कमजोर लगने वाली यह युवती बेहद बुद्धिमान थी और पूरे खेल के दौरान बहुत मददगार साबित हुई थी। वो समय पर इलाज की सुविधा देती थी और किसी भी तरह की दवा तैयार कर सकती थी। यहां तक कि रहस्यों को सुझाने में भी उसने मुख्य किरदारों की बहुत मदद की थी। वहीं जूही के साथ आया बैरी भी असाधारण रूप से शक्तिशाली था। वो एक मजबूत, तजुर्बेकार और अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके पास एक बेहद ताकतवर मैग्नम रिवॉल्वर थी, और जब भी जूही किसी मुसीबत में फंसती वो तुरंत उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता। इसके अलावा रिचर्ड भी था, जिसने खिलाड़ी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उसकी मौत ने महिला और पुरुष दोनों ही तरह के खिलाड़ियों की आंखों में आंसू ला दिए थे। इस दौर में कोई खेल चर्चा मंच, गेम फोरम तो मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इस दुनिया के खिलाड़ियों को आपस में खेल की कहानी पर चर्चा करने से कोई नहीं रोक पा रहा था। उनके लिए रेजिडेंट ईवल की वह अजीबोगरीब और विचित्र दुनिया इतनी अनोखी थी कि उनके भीतर तलाश करने की इच्छा और रोमांच की भावना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। ऊपर से इसके कठिन लेवल्स हर जगह चर्चा का मुख्य विषय बन चुके थे। पवन पैलेस, विंड एंड मून पवेलियन। बादल महल सराय और पवन पैलेस दोनों ही भोजन करने के स्थान थे, लेकिन पवन पैलेस जीवाजीपुर शहर के सबसे आलीशान और बेहतरीन होटलों में से एक था।
ये होटल शहर के सबसे चहल पहल वाले इलाके में स्थित था। यहाँ की मेज और कुर्सियां हजारों साल पुरानी कीमती शीशम की लकड़ी से बनी थी और पूरा माहौल सादगी के साथ साथ बेहद विलासितापूर्ण और चमकीला था। यहाँ आने वाले सभी ग्राहक या तो रईस घरानों से थे या फिर ऊंचे ओहदे वाले थे। यहाँ तक कि कुछ साधु भी वहां बैठे दिखाई दे जाते थे। कृतिका, तुम आमतौर पर यहाँ नहीं आती हो, आज तुमने इस होटल को क्यों चुना? कृतिका के सामने एक लड़की बैठी थी जिसने हरे रंग का पहनावा पहना हुआ था। वह किरण थी। उसने दबी आवाज में शिकायत की, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं विश्वास नहीं कर पा रही कि आज सुबह इतनी जल्दी आने के बाद भी वहां सारी सीटें भर चुकी थी। उस बात का जिक्र ही मत करो। कृतिका ने अपने चाय का प्याला उठाया और एक छोटी सी चुस्की ली। हरी चाय की पत्तियां बेहद ताजा और खुशबूदार थी, जिससे खिड़की से बाहर देखते हुए उसका खराब मूड थोड़ा ठीक हुआ। तो फिर चलो रेजिडेंट ईविल के बारे में ही बात करते हैं। किरण मुस्कुराई, तुमने मुझे कभी यह नहीं बताया कि वे ज़ोंबी आखिर बने कैसे। ओह, वह बात। यह साफ था कि कृतिका को इस विषय पर बात करने में कोई आपत्ति नहीं थी। ऊपर से इस समय टाइम पास करने का यह सबसे बेहतरीन तरीका था। मुझे लगता है कि यह सब टी वायरस नाम के एक बेहद शक्तिशाली वायरस की वजह से हुआ था। जो भी जानवर, पौधे या इंसान इस वायरस की चपेट में आते हैं, वे विकृत राक्षसों में बदल जाते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली है। किरण खुद को चिंतित होने से नहीं रोक पाई। क्या यह वायरस और फैलेगा? अगर ऐसा हुआ तो राकू सिटी के सभी लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, है ना? क्या तुमने मालिक का खेल देखते समय अंत का दृश्य नहीं देखा था? कृतिका हंसे बिना नहीं रह सकी। वो हवेली धमाके के साथ पूरी तरह उड़ गई, इसलिए अब वो वायरस आगे कहीं नहीं फैल सकता। तुम सही कह रही हो। ये सुनकर किरण ने राहत की सांस ली। उनसे कुछ ही दूरी पर बैठे कुछ और लोग भी रेजिडेंट ईविल के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। उनकी उम्र और पहनावे से कोई भी साफ बता सकता था कि वे भी लिंग्यून एकेडमी के ही छात्र थे। सफेद चोगा पहने एक युवक, सफेद कपड़ों वाली एक लड़की और कुछ अन्य लोगों के साथ बैठा हुआ था। अगर सुखविंदर ने उन दोनों को देखा होता तो वो उन्हें तुरंत पहचान लेता। वे शिवा और शालिनी थे। सुखविंदर और उसके दोस्त आज बहुत सुबह ही चले गए थे। शिवा ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहा, लानत है ओरिजिन्स इंटरनेट क्लब पर जो इतनी सुबह सुबह ही पूरी तरह भर गया। वहां आखिर इतने सारे लोग कैसे आ जाते हैं? छोटे सरकार शिवा, जाने भी दीजिए, एक चौकोर चेहरे वाले युवक ने कहा। वे दिन में सिर्फ 6 घंटे ही खेल सकते हैं। हम बाद में चलेंगे, तब तक हमें निश्चित रूप से सीटें मिल जाएंगी। यह मालिक खेलने का समय सिर्फ 1 घंटे के लिए क्यों नहीं तय कर देता? शिवा ने नाखुश होकर कहा, अगर वो सुखविंदर और बाकी लोगों का समय सिर्फ 1 घंटे के लिए सीमित कर दे और हमें दिन में 12 घंटे खेलने की इजाजत दे दे। हाँ, सिर्फ सोचने से ही मुझे कितनी खुशी मिल रही है। चौकोर चेहरे वाला युवक अपनी कल्पनाओं में खो गया। अगर ऐसा होता है, शिवा भी मुस्कुराया और उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उनके पास सिर्फ 6 घंटे ही हैं। उसके बाद उन्हें अपनी सीटें हमारे हवाले करनी ही होंगी। वैसे रोहित, तुम खेल में अभी कहां तक पहुंचे हो? उसने चौकोर चेहरे वाले आदमी की तरफ देखा और पूछा। चलो रेजिडेंट ईविल की तकनीकों और कौशल के बारे में बात करते हैं। हम सुखविंदर और बाकी लोगों को पूरी लाइमलाइट नहीं ले जाने दे सकते। इस समय कोई गेम फोरम मौजूद नहीं था, इसलिए वे आपस में ही इस तरह चर्चा कर रहे थे मानो कोई छोटा ऑफलाइन फोरम चल रहा हो। रेजिडेंट ईविल ओरिजिन्स? उस समूह से कुछ ही दूरी पर बैठा लगभग 30 साल का एक व्यक्ति उलझन में बुदबुदाया, कितना अजीब नाम है। वह आराम से अपने व्यंजनों का स्वाद ले रहा था और साथ ही उनकी उन बातों को सुन रहा था जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। उद्गम हाउस की क्लास ए की छात्रा नमिता को एकेडमी के सभी उस्ताद एक सदी में पैदा होने वाली असाधारण और अभूतपूर्व प्रतिभा मानते थे। सुखविंदर जैसे लोग, जिन्होंने अभी अभी बॉडी फोर्जिंग रेन को पार किया था और ऑफिशियल योद्धा बने थे, उन्हें पहले से ही लिंग्यून एकेडमी का गौरव माना जाता था। हालांकि नमिता वॉरियर रेल्म के आखिरी चरण पर थी और जल्द ही उत्कृष्ट योद्धा मास्टर वॉरियर के मुकाम पर पहुंचने वाली थी। बाकी छात्रों में से कोई भी उसकी इस अविश्वसनीय प्रतिभा की बराबरी नहीं कर सकता था। आज नहीं तो कल उसका उत्कृष्ट हाउस शैन हाउस में प्रमोट होना पूरी तरह निश्चित था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके दांत और त्वचा बिल्कुल साफ और मोतियों जैसे थे। उन सामान्य सुंदर लड़कियों के उलट जिनके होंठ हल्के गुलाबी होते थे, नमिता के होंठ बिल्कुल हल्के और बर्फ जैसे सफेद थे। हालांकि वो बिल्कुल भी कमजोर या बीमार नहीं दिखती थी, बल्कि वे होंठ उसे और ज्यादा गंभीर, शांत और शालीन रूप दे रहे थे। उसके चेहरे के भाव बर्फ की तरह ठंडे थे और उसके पूरे शरीर से एक ठंडी आभा महसूस होती थी जो दूसरों को उसके करीब आने से रोक देती थी। अगर क्लास ए के बाकी छात्र चमकते सितारे थे, तो वह आसमान में अकेले चमकते चांद की तरह थी, जिसके सामने बाकी सारे सितारे फीके पड़ जाते थे।
उस जैसे छात्र आमतौर पर शहर के एकांत इलाकों में रहते थे और बमुश्किल ही बाहर निकलते थे। जब भी वो सार्वजनिक रूप से सामने आती, वो तुरंत हर किसी के आकर्षण का केंद्र बन जाती थी। हालांकि उसने ध्यान दिया कि आज चीजें उसकी उम्मीदों से काफी अलग थीं। पिछले कुछ दिनों से छात्र हर जगह सिर्फ तानाशाह, रॉकेट लॉन्चर और ज़ोंबी जैसी चीजों के बारे में ही बातें कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब आखिर है क्या। अब पवन पैलेस में 1 दर्जन से अधिक छात्र इकट्ठा थे और इन विषयों पर इतनी जोर जोर से बातें कर रहे थे मानो आसपास कोई और मौजूद ही ना हो। ये लोग बिल्कुल नासमझ हैं। नमिता के बगल में बैठी काले कपड़ों वाली एक लड़की ने तिरस्कार से फुफकार छोड़ी और उन छात्रों को घूर कर देखा। दीदी नमिता, चलिए यहां से चलते हैं। नहीं, नमिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वो वहां से जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे उनकी बातें काफी दिलचस्प लग रही थी। आमतौर पर बाकी सभी छात्र उस जैसी जीनियस के आगे पीछे घूमते थे। उन्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। भले ही उसने हाल ही में लिंगन एकेडमी में एडमिशन लिया था, लेकिन वह एक बेहद महत्वाकांक्षी महिला थी। उसने सोचा था कि अपने कौशल के दम पर उसे सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होगी और क्लास ए के सभी तथाकथित जीनियस उसकी बातें मानने लगेंगे। लेकिन अब चलो चलकर सुनते हैं कि वे आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। उत्सुकता के साथ वो उन छात्रों के सामने जाकर रुक गई। मुझे लगता है कि भविष्य में हमें रेबेका जैसी लड़की से ही शादी करनी चाहिए। वो कितनी शांत, परवाह करने वाली, समझदार और प्यारी है। चौकोर चेहरे वाला युवक लगातार अपनी बातें कहे जा रहा था। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम सचमुच रेबेका के सपने देख रहे हो? मुझे लगता है कि वो महिला ज़ोंबी ही तुम्हारे लिए सबसे सही जोड़ी रहेगी। वो छिलकों वाली शिकारी भी बुरी नहीं है, धत तेरे की। वो युवक तुरंत शर्मिंदगी के मारे गुस्से से लाल हो गया। एक बार मुझे वो रॉकेट लॉन्चर मिल जाए, फिर देखो मैं तुम सबको टुकड़ों में कैसे उड़ाता हूं। मालिक ने कहा था कि रॉकेट लॉन्चर हासिल करने के लिए हमें क्रिश या जूही का इस्तेमाल करके तानाशाह को उसके दूसरे रूप में बदलना होगा, वरना अगर तुम उसे हासिल भी कर लो तो तुम्हें उसे चलाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे कौशल के हिसाब से तुम्हें अभी 100 साल और अभ्यास करने की जरूरत है। रॉकेट लॉन्चर के सपने देखने से पहले जाकर वह शॉटगन तो हासिल कर लो। ओह, क्या तुमने सुना कि सुखविंदर और उसके दोस्तों ने शॉटगन और मैग्नम रिवॉल्वर हासिल करने का तरीका ढूंढ निकाला है? उन्होंने इतनी जल्दी तरीका ढूंढ लिया? ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। मैंने सुना है कि सुखविंदर और बाकी लोगों ने शॉटगन हासिल करने के लिए दरवाजा रोकने समेत तरह तरह के हथकंडे अपनाए थे, लेकिन वे हमेशा जाल में फंसकर मारे जाते थे। आखिरकार विशाल ने उन्हें सही तरीका बताया। मुझे लगता है कि उन्होंने इसके बदले उसे कुछ दिया भी है। ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। मैग्नम रिवॉल्वर वही आखिरी हथियार है जिसका इस्तेमाल मालिक ने तानाशाह से लड़ने के लिए किया था। ये सब सुनकर नमिता की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। माफी चाहती हूँ, क्या मैं बीच में कुछ पूछ सकती हूँ? काले कपड़ों वाली लड़की ने तेजी से आगे बढ़कर उस समूह से पूछा, आप सब यहाँ आखिर किस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं? हम शहर के पूर्वी कोने में स्थित ओरिजिन्स इंटरनेट क्लब के एक खेल के बारे में बात कर रहे हैं। नमिता को सामने देखकर चौकोर चेहरे वाला युवक तुरंत हैरानी से मुड़ा और उसने बेहद शालीनता से जवाब दिया। खेल? नमिता ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये जवाब उसकी उम्मीदों से पूरी तरह परे था। ये लोग खेल पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। काले कपड़ों वाली लड़की ने उस समूह की तरफ तिरस्कार से देखा और ताना मारा। लिंगन एकेडमी की प्रतिभा होने के नाते मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये लोग अपनी पढ़ाई छोड़कर इस तरह समय बर्बाद कर रहे हैं। दीदी नमिता, चलिए इन्हें नजरअंदाज करते हैं। नहीं, नमिता मुस्कुराई। यह अजीब है। अजीब? काले कपड़ों वाली लड़की ने दोहराया। इसमें भला क्या अजीब है? नमिता की आंखों में समझदारी की चमक दिखाई दे रही थी। अगर सिर्फ 1 या 2 लोग खेल के पीछे पागल होते तो बात समझ आती, लेकिन इस समय इतने सारे लोग एक ही चीज के बारे में बातें कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से सिर्फ एक मनोरंजन का खेल नहीं हो सकता। उसे समझ आता अगर सिर्फ कुछ ही लोग किसी खेल के दीवाने होते, लेकिन यहाँ तो अनगिनत छात्र इसके दीवाने हो चुके थे। ये बात सचमुच थोड़ी हैरान करने वाली थी। चलो हम भी कभी वहां चलते हैं। आप वहां जाना चाहती हैं? काले कपड़ों वाली लड़की तुरंत चिंतित हो उठी। आपको एक ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जिसने पहले से ही इतने सारे लोगों को अपने वश में कर रखा है। ये बहुत जोखिम भरा है। आपकी जगह मुझे जाने दीजिए। चिंता करने की क्या बात है? वो शहर के अंदर ही तो है। नमिता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। परेशान मत हो, हम कल चलकर खुद देखेंगे। लाजो, तुम मेरे साथ चलोगी ना? कहानी जैसे ही दोपहर हुई, सुबह जल्दी आने वाले खिलाड़ियों के खेलने की समय सीमा समाप्त हो गई। अभय सोच ही रहा था कि वो खुद कुछ देर खेल ले, तभी एक चीख सुनाई दी। अरे किरण, यहाँ सीटें खाली हैं। तभी एक हरे और एक बैंगनी रंग का साया हवा की रफ्तार से उसके पास से गुजरा। भाई साहब, आखिरकार हमें सीटें मिल ही गईं।
किरण मंद मंद मुस्कुराई। अभय ने अपनी दुकान की तरफ देखा तो पाया कि अब एक भी सीट खाली नहीं बची थी। उन दोनों ने बची हुई आखिरी 2 सीटें हथिया ली थी। सच में? अभय एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। भाई साहब, क्या आप खेलना चाहते हैं? किरण एक चालाक नन्ही लोमड़ी की तरह हंसी। आज हमें कुछ घंटे और खेलने दीजिए और मैं आपको पहले खेलने दूंगी, ठीक है? तुम मुझे धमका रही हो? अभय ने थोड़े गुस्से में जवाब दिया, मैं अभी दुकान बंद कर सकता हूं और पूरा दिन अकेले खेल सकता हूं। किरण ने अपने कंप्यूटर को दोनों बाहों से इस तरह ढक लिया मानो कोई मुर्गी अपने बच्चों को बचा रही हो। आप ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। अपने कंप्यूटर की रक्षा करने के लिए उसने तेजी से खेल खोल लिया और चिल्लाई, मैं खेल शुरू कर रही हूं। अगर आप दुकान बंद करेंगे तो आप अपनी साख खो देंगे। उसके चेहरे के इस भोले और घबराए हुए भाव को देखकर अभय अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अच्छा बिजनेस होने का मतलब था सिस्टम से मिलने वाले बेहतरीन रिवॉर्ड्स। इसलिए वो अपनी ही दुकान के ग्राहकों को भगाने वाला नहीं था, वो तो बस उसे थोड़ा डरा रहा था। दुकान में एक विशाल आराम कुर्सी रखी थी जो उसके पिताजी छोड़ गए थे। वो उसे अंदर ले आया, उस पर बैठ गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मूल रूप से अभय ने सोचा था कि यहाँ रेजिडेंट ईविल खेलने आने वाले सभी लोग सिर्फ योद्धा ही होंगे। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो उसका सामना कुछ साधुओं से भी हो सकता था। ठीक उसी समय लगभग 30 साल का एक कम कद का आदमी अंदर आया। उसने काले रंग का चोगा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर छोटी मूंछें थी। उसके पहनावे से वह युवक न तो कोई साधारण योद्धा लग रहा था और न ही कोई साधु। वो काफी आकर्षक था और उसके चेहरे के नैन नक्श बिल्कुल तीखे थे। उसकी ऊपर की ओर उठी हुई भौहें उसके भीतर के गजब के आत्मविश्वास को बयां कर रही थी। 2 लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अभय उनके चलने के तरीके से साफ बता सकता था कि वे दोनों भी कोई साधारण इंसान नहीं थे। हालांकि वे जानबूझकर उस मूंछों वाले आदमी के पीछे पीछे चल रहे थे। क्या यह वही जादुई दुकान है जिसके बारे में बाकी योद्धा बातें कर रहे थे? उसने थोड़ी निराशा के साथ अपनी भौहें सिकोड़ी। दुकान साफ सुथरी थी और अच्छे से सजाई गई थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही छोटी थी। इसका मालिक कौन है? उसकी आवाज काफी गहरी और चुंबकीय थी। मैं हूं, अभय ने दरवाजे के पास लगे ब्लैकबोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। सवाल पूछने से पहले इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। उस मूंछों वाले आदमी ने ब्लैकबोर्ड पर एक नजर डाली और फिर मुस्कुराया। दिलचस्प है, वो बिल्कुल सही समय पर यहां आया था। अधिकांश खिलाड़ियों के खेलने का समय पूरा हो चुका था और वे बाहर जा रहे थे, इसलिए उसे एक खाली सीट मिल गई और वह बैठ गया। अब आगे क्या करना है? अभय ने रेजिडेंट ईविल खोल दिया और उसे खेल की बुनियादी चीजें समझा दी। खेल के अंदर प्रवेश करते ही उस मूंछों वाले आदमी की आंखें चमक उठी। वो साफ तौर पर इस नई दुनिया को देखने के लिए बेहद उत्सुक था। ऐसा लग रहा था कि उसे अच्छी तरह पता था कि ज़ोंबी का सामना होने पर क्या करना है। इसलिए पहले ज़ोंबी से मुकाबला होने पर वह बिल्कुल भी नहीं घबराया और उसने बेहद सटीकता के साथ उसके दिमाग पर वार किया। भले ही वह दिखने में कोई योद्धा या साधु नहीं लग रहा था, फिर भी उसका युद्ध कौशल अविश्वसनीय रूप से परिपक्व था, यहां तक कि सुखविंदर और बाकी लोगों से भी कहीं ज्यादा बेहतर। जब योद्धा खेल के भीतर अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे तो उन्हें पूरी तरह अपने युद्ध कौशल पर ही निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि इस दुनिया के योद्धा युद्ध कौशल के बजाय अपनी मार्शल आर्ट्स की तकनीकों पर ज्यादा ध्यान देते थे। इसके अलावा अधिकांश खिलाड़ी शुरुआत में बहुत असहज महसूस करते थे या डरे हुए होते थे, जिससे उनके लिए ज़ोंबी को हराना काफी कठिन हो जाता था। ये स्पष्ट था कि इस मूंछों वाले आदमी के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं थी। क्या ये सिर्फ एक खेल है? उसकी आवाज पूरी तरह शांत थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने भीतर के झटके को बहुत अच्छे से छिपा लिया था। हालांकि अभय फिर भी समझ गया कि वह काफी हैरान था। वो रेजिडेंट ईविल की दुनिया को जितना गहराई से तलाश रहा था, वो उतना ही बेहतर ढंग से समझने लगा था कि आखिर ज़ोंबी, ऐतिहासिक गाथा और अबूझ रहस्य क्या होते हैं। खेल आखिर ऐसे ही होते थे। खिलाड़ी बड़े बड़े कारनामे कर सकते थे और कहानी को पूरा करने के लिए मिशन पूरे कर सकते थे। उन्हें कई कीमती यादें मिलती थी, चाहे वह कामयाबी की खुशी हो या हार का अफसोस। फिर नए खिलाड़ी खेल में शामिल होते थे और इस दुनिया को खोजना जारी रखते हुए इसके आकर्षण को महसूस करते थे। बिना किसी संदेह के रेजिडेंट ईविल की कहानी बेहद शानदार थी। अभय की दुकान के बाकी खिलाड़ियों के उलट, जो सिर्फ खेल को तेजी से खत्म करने की होड़ में लगे रहते थे, यह मूंछों वाला आदमी अपने सामने दिखने वाली हर एक चीज को बड़े चाव से देख रहा था। यह एक ऐसा खेल है जिसे सिर्फ बुद्धिमान लोग ही पार कर सकते हैं। हवेली के अंदर के बारीक और पेचीदा जालों को देखकर उसने तारीफ की। ये तो अकल्पनीय है। वह खेल की एक एक बारीकी को इस तरह देख रहा था मानो किसी खूबसूरत कलाकृति का आनंद ले रहा हो। यह महज एक खेल है, लेकिन इसमें वास्तुकला, जालों की बनावट और यहां तक कि साजिशों से भरी कहानियां भी शामिल हैं। इसके अलावा ये हथियार बेहद व्यवहारिक हैं
और इनकी बनावट तो जादुई वस्तुओं को बनाने वाले बड़े बड़े उस्तादों की कृतियों से भी कहीं ज्यादा सूक्ष्म और सटीक है। ये पूरा खेल उस्तादों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों से भरा हुआ है। बादल महल सराय। भाई लक्ष्मण, तुम सबसे लंबे समय से रेजिडेंट ईवल खेल रहे हो। क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुमने चित्रों वाली उस गैलरी को कैसे पार किया? काले रंग के पहनावे में एक योद्धा लक्ष्मण के सामने बैठा हुआ था। वह कालू था। वे एक दूसरे को पहले से जानते थे। हालांकि वे पहले करीबी नहीं थे, यहां तक कि उनके बीच थोड़ी दुश्मनी भी थी। अब रेजिडेंट ईवल ने उन दोनों को एक साथ ला खड़ा किया था। जब से उन्होंने ये खेल खेलना शुरू किया था, उन्हें महसूस होने लगा था कि जो लोग ये खेल नहीं खेलते, उनसे बात करने के लिए उनके पास कोई विषय ही नहीं बचा था। लक्ष्मण ने कहा, चित्रों वाली वह गैलरी? वो उतना कठिन नहीं है। उन चित्रों का सही क्रम है शिशु, बालक, युवक। कालू ने अपने लिए एक प्याला मदिरा उंडेली और उसे एक ही सांस में गटक गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने जालों वाला कमरा कभी नहीं देखा। अगर यह सिर्फ एक खेल न होता तो मैं उस गलियारे में कदम रखने वाले के आगे अपना सिर झुका देता। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे ज़ोंबी आखिर कहां से आ जाते हैं। वे लोगों को संक्रमित भी कर सकते हैं। मैं खुश हूं कि ऐसी चीजें सिर्फ खेल के भीतर ही वजूद रखती हैं। असल जिंदगी में इनके होने के बारे में सोचना भी खौफनाक है। अगर दुष्ट साधुओं ने ऐसा कुछ बना दिया तो जीवाजीपुर शहर बहुत पहले ही गायब हो चुका होता। कुलदीप ने चिल्लाकर कहा। इस विचार से वो थोड़ा डर गया था। जब तक खिलाड़ी के शरीर से खून बहता है, वो संक्रमित हो जाता है और दूसरों को मारने के हथियार के रूप में इस्तेमाल होने लगता है। सिर्फ वो विशेष दवा ही इसका इकलौता एंटीडोट है। ये ज़ोंबी किसी महामारी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। अच्छा हुआ कि ये सिर्फ खेल में है। इस तरह की अजीबोगरीब बातचीत धीरे धीरे और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। पास की ही एक मेज पर नीले धुंधले रंग का चोगा पहने एक योद्धा बैठा था, जिसकी पीठ पर धातु की एक तलवार टंगी थी। लक्ष्मण और बाकी लोगों को रेजिडेंट ईवल के बारे में बातें करते सुनकर उसके भीतर उत्सुकता जागी और उसने पूछा, आप लोग आखिर किस बारे में बातें कर रहे हैं? क्या पिछले कुछ दिनों में जीवाजीपुर शहर में कोई बड़ा धमाका हुआ है? वे पीछे मुड़े और देखा कि आसपास के कई लोग उनकी तरफ कान लगाए खड़े थे, इस डर से कि कहीं कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। लक्ष्मण एक सीधा साधा इंसान था। वो हंसा और उसने समझाया, हम शहर के पूर्वी कोने में स्थित ओरिजिन्स इंटरनेट क्लब नाम की एक दुकान के बारे में बात कर रहे हैं। एक वर्चुअल रियलिटी वाली दुनिया, एक ऐतिहासिक गाथा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने वाले दानव। आप सब आखिर क्या कह रहे हैं? हर कोई पूरी तरह उलझन में था और पीठ पर तलवार टांगे वो योद्धा बेहद हैरान चेहरों के साथ लक्ष्मण और बाकी लोगों को देखने लगा। मैं आपकी बातें जितना सुन रहा हूं उतना ही उलझता जा रहा हूं। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन सुनने में ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। लक्ष्मण हंसा। मैं इसे यहाँ शब्दों में नहीं समझा सकता। क्या मैं आप लोगों को खुद अपनी आंखों से देखने के लिए वहां ले चलूं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या यह वही मामूली दुकान है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? नीले धुंधले रंग का चोगा पहने और पीठ पर तलवार टांगे उस योद्धा का नाम भुवन था। वह हाल ही में जीवाजीपुर शहर में रहने आया था। इस जैसी छोटी दुकान में भला क्या हो सकता है? किसी दूसरे ने ताना मारा। वह लोकेश था, चौकोर चेहरे वाला एक आदमी जिसके शरीर पर भूरे रंग का कवच था। इतने सुनसान इलाके में स्थित इस छोटी सी दुकान को देखकर उसकी सारी उत्सुकता निराशा और तिरस्कार में बदल गई। क्या लक्ष्मण और बाकी लोग सिर्फ बातें बढ़ा चढ़ाकर कह रहे थे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई लोकेश। उन्होंने इस जगह का ऐसा बखान किया मानो ये कोई चमत्कारी दुकान हो। हालांकि यह इस दूरदराज इलाके में एक छोटी सी दुकान से ज्यादा कुछ नहीं है। एक दुबले पतले आदमी ने अपनी बात जोड़ी। भले ही हमें आप पर भरोसा है भाई लक्ष्मण, लेकिन ये दुकान अपने नाम के अनुकूल बिल्कुल नहीं लगती, है ना? सचमुच ऐसी ही है। तुमने इसे हकीकत से कहीं ज्यादा बेहतर बनाकर पेश किया था। अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्होंने अंदर मौजूद लोगों की तादाद पर ध्यान दिया। हालांकि ब्लैकबोर्ड पर लिखी कीमत देखते ही उनके चेहरों के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। पहली बार खेलने के 7 क्रिस्टल लगते हैं? भुवन ने तुरंत विरोध किया। ये दुकान तो ग्राहकों को लूटने के लिए खुली है ना? इसका मालिक कौन है? लोकेश भी नाखुश था और उसने लक्ष्मण की तरफ देखा। भाई लक्ष्मण, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? अगर तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। लक्ष्मण ने हालांकि पूरी शांति से जवाब दिया, ऐसा मत कहो मेरे भाइयों। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूं तो खुद इस खेल को आजमा कर देखो। मैं इतनी बड़ी रकम के लिए तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। बाकी लोगों ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि लक्ष्मण की बात में दम था। लोकेश ने खेल खेलने में व्यस्त ललित के कंधे को थपथपाया और पूछा, मेरे दोस्त, खलल डालने के लिए माफी चाहता हूं। क्या तुम सचमुच इस खेल को आजमाने के लिए 7 क्रिस्टल देने को तैयार हो गए थे?
क्या 7 क्रिस्टल बहुत बड़ी रकम है? ललित ने अभी अभी 2 दानवी कुत्तों को मार गिराया था और वो न चाहते हुए भी पीछे मुड़ा। उसने लोकेश को घूर कर देखा और जवाब दिया, क्या तुमने ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ा? अगर खेलना है तो खेलो, अगर नहीं खेलना तो यहां से चले जाओ। अगर खेलने की औकात नहीं है तो मत खेलो। मुझे परेशान करना बंद करो। मैं यहाँ राक्षसों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ। यह क्या बकवास है? लोकेश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। यह आखिर किस तरह का इंसान है? ये सिर्फ 7 क्रिस्टल ही तो हैं। तुम्हें लगता है कि मैं इसे चुका नहीं सकता? लोकेश एक छोटे बच्चे के हाथों खुद को कमतर समझे जाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। कुछ सोचने के बाद उसने अभय को अपने पास बुलाया और ब्लैकबोर्ड की ओर इशारा किया। मैं लक्ष्मण के कहने पर इस खेल को आजमाने जा रहा हूं। अगर मुझे पता चला कि यह दुकान ग्राहकों को ठगने के लिए खुली है तो मैं। अभय ने बीच में ही टोकते हुए बेपरवाही से कहा, मैं यही बात कम से कम 1 दर्जन बार सुन चुका हूं। अगर आजमाना है तो सिर्फ आजमा कर देखो। तुम बहुत घमंडी हो। लोकेश का चेहरा खूंखार हो गया और वह कुटिलता से मुस्कुराया। तो फिर हमें आखिर क्या करना चाहिए? उसके पीछे खड़े योद्धा मुस्कुराने लगे और अपने हाथ आपस में मलने लगे। लोकेश ने मेज थपथपाई और घोषणा की, तो फिर चलो इस खेल को आजमा कर देखते हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके पीछे खड़े योद्धा अपने कदमों पर ही ठिठक गए। किसी ने दबी आवाज में कहा, क्या हम इस दुकान को तोड़ने नहीं वाले थे? क्या तुमने मालिक को यह कहते नहीं सुना कि वह ये बात दर्जनों बार सुन चुका है? लोकेश ने दबी आवाज में जवाब दिया, चूंकि भाई लक्ष्मण ने हमें इस जगह के बारे में बताया है तो हमारे लिए पहले इसे आजमा लेना ही बेहतर होगा। अगर हमें जो दिखता है वो पसंद नहीं आया तो हम इसके बारे में कुछ करेंगे। तुम सही कह रहे हो। सुखविंदर, राकेश और ललित के खेलने का समय समाप्त हो चुका था, इसलिए लोकेश और बाकी योद्धाओं ने खेलना शुरू कर दिया। क्या इसे किसी साधु ने बनाया है? ये तो बेहद अद्भुत है। अचरज से उनकी आंखें चमक उठी। 7 क्रिस्टल में उन्होंने जो अनुभव खरीदा था वो बहुत ज्यादा। क्या ये कोई दूसरी दुनिया है या आखिर किस तरह का राक्षस है? ये हथियार बिल्कुल असली लग रहे हैं। जल्द ही 6 घंटे बीत गए। क्या इस खेल में कोई समय सीमा भी है? क्या पूरे 6 घंटे बीत चुके हैं? मैंने तो अभी सिर्फ 1 दर्जन ज़ोंबी ही मारे हैं। 6 घंटे इतनी तेजी से कैसे बीत सकते हैं? रुको, मैंने अभी तक इन राक्षसों को अच्छी तरह नहीं समझा है। मुझे थोड़ी देर और खेलना है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो मैं पहले से ज्यादा मजबूत हो गया हूं। रुको, मुझे दोबारा कोशिश करने दो। नहीं, रुको, मेरे पास पैसे हैं, मैं भला क्यों नहीं खेल सकता? तभी उन्होंने कुछ लोगों को खुद को घूरते हुए देखा। वो शिवा और उसके दोस्त थे। वे साफ बता सकते थे कि शिवा और बाकी लोग ऊंचे घरानों से थे। अपने रोंगटे खड़े होते देख उन्होंने लक्ष्मण की तरफ देखा और पूछा, भाई लक्ष्मण, यह आखिर क्या माजरा है? भाई लोकेश, जब आपका समय पूरा हो जाता है तो आपको जाना ही पड़ता है। लक्ष्मण कड़वाहट से मुस्कुराया और उसने अपने पीछे इंतजार कर रहे लोगों के समूह को देखा। उसने समझाया, बाकी लोग अभी भी खेलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बारी का इंतजार कर रहे हैं? उससे मेरा क्या लेना देना? मालिक मुझे आगे खेलने से क्यों रोक रहा है? लोकेश गरजा, भाई लक्ष्मण, क्या तुम मालिक को अच्छी तरह नहीं जानते? उससे कहो कि मैं 2 गुने पैसे देने के लिए तैयार हूं। बस मुझे 2 घंटे और खेलने दो। धत तेरे की, शिवा ने डांटते हुए कहा। मैं उसे 5 गुना पैसे देना चाहता था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अपना समय पूरा होने पर उठो और बाहर जाओ। तुम खुद को समझते क्या हो? कोई गंवार हो क्या जो पहली बार शहर आया है? 2 गुना दाम? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह बहुत बड़ी रकम है? तुम आखिर कह क्या रहे हो? तुम छोटे बच्चे। लोकेश तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसने अपना हाथ अपने हथियार पर रख लिया। लक्ष्मण ने हालांकि घबराकर उसे रोक दिया। उसने तेजी से कहा, भाई लोकेश, अगर तुम यहाँ हंगामा खड़ा करोगे तो मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। फिर उसने ब्लैकबोर्ड की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुमने हंगामा किया तो तुम यहाँ दोबारा कभी नहीं खेल पाओगे। मालिक अपनी बात का पक्का है और उसकी दुकान के नियम बेहद कड़े हैं। ये हर किसी के लिए बिल्कुल एक समान है। क्या ये सचमुच हर किसी के लिए एक समान है? लोकेश ने नफे नुकसान का अंदाजा लगाया और आखिरकार अपनी सीट छोड़ने का फैसला किया। वो मुस्कुराया, अगर ऐसी बात है तो मैं नियमों का पालन करने वाले इंसान की तरह ही बर्ताव करूंगा। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम दूसरों के साथ अलग तरह का व्यवहार करते हो तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। अभय हंसा और उसने अपने कंधे उचका दिए। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लोकेश लक्ष्मण के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो न चाहते हुए भी अपनी कुर्सी से उठ गया। उसने घोषणा की, अगर मालिक सचमुच नियमों का पक्का है तो मैं भी नियमों के दायरे में रहकर खेलूंगा। उस मूंछों वाले आदमी के खेलने का समय भी पूरा हो चुका था, लेकिन वह अभी भी खेलना चाहता था। भाई साहब,
क्या मैं सचमुच थोड़ी देर और नहीं खेल सकता? वो खेल के भीतर मौजूद नई चीजों जैसे बंदूकों और वायरस में अविश्वसनीय रूप से दिलचस्पी ले रहा था। हालांकि पलक झपकते ही उसका समय खत्म हो गया था। अभय मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। कोई अपवाद नहीं। मूंछों वाले आदमी ने एक ठंडी सांस ली, आसपास देखा और अपनी सीट खाली होने का इंतजार कर रहे कुछ लोगों को पाया। इसलिए उसके पास वहां से उठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उठने के बाद उसने अपने सामने मौजूद कंप्यूटर की ओर इशारा किया और अभय से पूछा, मुझे ये जादुई वस्तु बेहद पसंद आई है, क्या ये बिक्री के लिए उपलब्ध है? अभय एक सेकंड के लिए ठहर गया। उसने सोचा था कि यह आदमी सिर्फ खेल खेलने आया है, लेकिन अब यह आदमी उसका कंप्यूटर ही खरीदना चाहता था। अभय ने अपना सिर हिलाया। मेरा अभी इन चीजों को बेचने का कोई प्लान नहीं है, मूंछों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए समझाया। आपको सच बताऊं तो मैं यहां से बहुत दूर रहता हूं। मैंने आज संयोग से जीवाजीपुर शहर आते समय ही इस जगह के बारे में सुना था। फिर उसने अपनी बात जारी रखी। मुझे इस खेल में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मेरे लिए रोज इतनी दूर आना जाना बहुत कठिन है। यही वजह है कि मैं इन जादुई वस्तुओं को खरीदना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये निश्चित रूप से बहुत कीमती होंगी, इसलिए चलिए कीमत पर बात करते हैं। उसने अपनी 2 उंगलियां उठाईं और पूछा, इन जादुई वस्तुओं के एक पूरे सेट के लिए 2000 क्रिस्टल के बारे में आपका क्या विचार है? यह ऑफर सुनकर अभय का मन थोड़ा सा डोला। अगर यह पहले की बात होती तो वो इसे तुरंत बेच देता। हालांकि उसके पास 11 कंप्यूटर थे और उसने महज कुछ ही दिनों में 700 से अधिक क्रिस्टल कमा लिए थे। इसलिए 2000 क्रिस्टल अब उसके लिए कोई अकल्पनीय रकम नहीं रह गई थी। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, यह एक इंटरनेट कैफे है, जादुई वस्तुएं बेचने का बाजार नहीं। अगर आपको खेल खेलना है तो आपको यहीं आना होगा। क्या ऐसा है? मूंछों वाले आदमी ने एक ठंडी सांस ली, मानो उसने पहले ही इस तरह के जवाब का अंदाजा लगा लिया हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। फिर वो अपने साथ आए उन 2 लोगों के साथ बाहर चला गया। मैं भी इन चीजों के कुछ सेट खरीदना चाहती हूँ। कृतिका किरण को कुछ निर्देश दे रही थी जब उसने उनकी बातचीत सुनी। वो हंसी और उसने पूछा, भाई साहब क्या आप सचमुच इन्हें नहीं बेचेंगे? अभय मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कृतिका जानती थी कि अभय मना ही कर देगा, इसलिए वो निराश नहीं हुई और उसने तेजी से विषय बदल दिया। मैं सोच रही हूँ कि क्या भविष्य में आपको कुछ ऐसे खेल भी मिलेंगे जो हमारी इस दुनिया से मिलते जुलते हों। अभय ने इस पर विचार किया। वास्तव में आर्यपुत्र की गाथा एक ऐसा खेल था जिसमें साधु और योद्धा दोनों ही वजूद रखते थे। इसलिए उसने जवाब दिया, भविष्य में निश्चित रूप से ऐसे खेल भी आएंगे। अगले दिन अभय ने अपने टास्क बार को देखा और महसूस किया कि उसने जरूरी 800 क्रिस्टल में से 763 क्रिस्टल कमा लिए थे। इसका मतलब था कि वह इस टास्क को पूरा करने के बिल्कुल करीब था। आप लोग आज सुबह इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? क्योंकि कल उन्हें जल्दी सीटें नहीं मिल पाई थी, इसलिए कृतिका और किरण आज सुबह 7:30 बजे ही पहुंच गईं। उन्होंने सोचा था कि वे वहां पहुंचने वाली सबसे पहली ग्राहक होंगी, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने बाहर लोगों के एक समूह को इंतजार करते हुए देखा। सुखविंदर और बाकी लोग भी साफ तौर पर कुछ समय से वहां इंतजार कर रहे थे। कृतिका ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैंने सुना है कि मालिक आजकल समय पर दुकान नहीं खोल रहा है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर ललित ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मालिक रोज रोज तो अपनी साधना का अगला मुकाम हासिल नहीं कर सकता, है ना? मालिक ने कहा था कि रेजिडेंट ईवल 1 का मूवी वर्जन आज आने वाला है। वो खेल बेहद रोमांचक था। स्वाभाविक रूप से उस मूवी की बात ने सुखविंदर के भीतर उत्सुकता पैदा कर दी थी। यही वजह थी कि वो इतनी जल्दी आ गया था। आज हमारी कोई कक्षा नहीं है, इसलिए हम इस नई चीज को देखने के लिए यहाँ भाग आए। इसका मूवी वर्जन आज आ रहा है। कृतिका तुरंत उत्साहित हो गई और मुस्कुराई, मैं बिल्कुल सही समय पर यहाँ आई हूँ। तभी दुकान के दरवाजे अचानक खुल गए। आज आप बहुत जल्दी आ गए भाई साहब। आप लोग भी। अभय ने अपना सिर बाहर निकालने के बाद थोड़ा हैरान महसूस किया। उसने सोचा था कि वह आज दुकान जल्दी खोल रहा है, लेकिन बाहर लोगों की भीड़ पहले से ही इंतजार कर रही थी। कल लक्ष्मण और बाकी लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। आज सुखविंदर और उसके दोस्त बाहर इंतजार कर रहे थे। भुगतान करने के बाद उन सभी को एक एक सीट मिल गई और वे बैठ गए। भाई साहब, क्या आपने यह नहीं कहा था कि इसका मूवी वर्जन आज आने वाला है? हम बहुत जल्दी तो नहीं आ गए, है ना? बिल्कुल नहीं। टास्क कुल 800 क्रिस्टल की कमाई तक पहुंचना। टास्क प्रोग्रेस 800/800 पूरा हुआ। टास्क रिवॉर्ड रेजिडेंट ईवल 1 मूवी वर्जन। साथ ही अभय को 2 नए टास्क भी मिले। नया टास्क 1 रेजिडेंट ईवल 1 मूवी वर्जन के लिए 50 से 100 टिकट बेचना। टास्क रिवॉर्ड डायब्लो 2 वर्चुअल रियलिटी रीमेक एक्ट आई, डायब्लो 2 वर्चुअल रियलिटी रीमेक एक्ट 2। नया टास्क 2 इंटरनेट कैफे को अपग्रेड करना। टास्क विवरण
दुकान का आकार बहुत छोटा है और इसमें अब और कंप्यूटर नहीं रखे जा सकते। होस्ट को जितनी जल्दी हो सके दुकान का विस्तार करना चाहिए। टास्क, रिवॉर्ड और कंप्यूटर मिलना। वास्तव में उसकी दुकान शुरुआत से ही बहुत बड़ी नहीं थी। 11 कंप्यूटरों के साथ यहां बहुत ज्यादा भीड़ महसूस होती थी। अगर वो और जोड़ता तो इससे उसके इंटरनेट कैफे का पूरा माहौल खराब हो जाता। अगर वो अपनी दुकान का विस्तार करना चाहता था तो उसे सबसे पहले बगल की दुकान को खरीदना होगा। अच्छी खबर यह थी कि वह पहले से ही इस मामले को देख रहा था और उसे सिर्फ कावेरी चाची के वापस आकर जानकारी देने का इंतजार करना था। भले ही सिस्टम हमेशा सबसे बेहतरीन चीजें ही प्रदान करता था, फिर भी अभय उस मूवी को लेकर थोड़ा चिंतित था। आखिरकार उसने खुद कभी वो मूवी नहीं देखी थी, तो वह भला इतने सारे टिकट कैसे बेच सकता था? एक मूवी टिकट बेचने का मतलब एक ग्राहक हासिल करना था। इस समय उसके पास सिर्फ 20 के आसपास ही रोज आने वाले ग्राहक थे। क्या यह तरीका काम करेगा? खेल के उलट इस मूवी में खिलाड़ी राक्षसों को मारकर अपना लेवल ऊपर नहीं बढ़ा सकते थे। ऊपर से यह बहुत ज्यादा सस्ती भी नहीं थी, इसलिए अभय सचमुच नहीं जानता था कि इस तरह मूवी के टिकट कैसे बेचे जाएं। सिस्टम हमेशा सबसे बेहतरीन चीजें प्रदान करता है और कभी लोगों को नहीं ठगता। सचमुच? अभय के होंठ संदेह में थोड़े सिकुड़ गए। जल्द ही सुखविंदर और बाकी लोगों ने कंप्यूटर स्क्रीन पर रेजिडेंट ईविल के आइकन जैसा ही एक दूसरा आइकन देखा। इसका नाम था सुपर थिएटर। सुपर थिएटर? उन्होंने उस पर क्लिक किया और तुरंत स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा पोस्टर देखा। मुख्य किरदार एलिस ने लाल रंग की ड्रेस और काले रंग के बूट पहने हुए थे। वो बेहद साहसी और कूल लग रही थी और आसपास का नजारा बिल्कुल गहरे लाल रंग का था, जो देखने वालों के मन में खौफ पैदा कर रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि भले ही पोस्टर की वह महिला बेहद सुंदर थी, पर कोई नहीं जानता था कि वह आखिर है कौन। मूवी की कीमत नीचे लिखी हुई थी, 3 क्रिस्टल। ये खेल की तुलना में थोड़ी सस्ती थी। उलझन में पड़कर सुखविंदर ने पूछा, भाई साहब, क्या ये कोई दूसरा उपन्यास है? इसके मुख्य किरदार आखिर बदल क्यों गए? अभय ने समझाया, तुम रेजिडेंट ईविल 1 को एक उपन्यास की तरह समझ सकते हो, लेकिन इसमें एक से ज्यादा मुख्य किरदार हैं। इस मूवी को वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से देखा जा सकता है। एक से ज्यादा मुख्य किरदार? वे लड़के थोड़े निराश हुए। हम सिर्फ देख सकते हैं और खेल नहीं सकते? अभय ने अपना सिर हिलाया। मैं खेल भी नहीं सकता। सुखविंदर ने निराश होकर अभय की तरफ देखा। ऊपर से अगर मुख्य किरदार ही बदल गए हैं तो इसमें देखने लायक भला क्या बचा है? मैं तो अपना रेजिडेंट ईविल 1 ही खेलता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे जल्दी पार कर लूंगा, सुखविंदर ने थोड़ा निराश होकर कहा। वो जानना चाहता था कि आगे क्या हुआ, लेकिन अगर मुख्य किरदार ही बदल गए थे तो देखने का भला क्या फायदा? थोड़ी निराशा महसूस करते हुए अभय ने अपने सिस्टम से पूछा, यहां सिर्फ एक ही पोस्टर है? क्या तुम इसका कोई ट्रेलर या ऐसा कुछ नहीं बना सकते? जो चीजें वास्तव में बेहतरीन होती हैं, उन्हें ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अभय ने सिस्टम को समझाने की अपनी पूरी कोशिश की। क्या तुमने वो पुरानी कहावत नहीं सुनी, अच्छी कचौड़ी को गली के कोने में छिपने का डर रहता है? असली कहावत है, अच्छी कचौड़ी को गली के कोने में छिपने का डर नहीं होता। अभय के पास कोई शब्द नहीं बचे थे। उसका सिस्टम इस समय इतना समझदार और घमंडी क्यों व्यवहार कर रहा था? अगर आप लोग इसे नहीं देखना चाहते तो मैं देखूंगा। अभय के पास बेबसी से अपने कंधे उचकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं भी देखना चाहती हूँ, कृतिका ने 3 क्रिस्टल निकालते हुए कहा। तुम भला इसे क्यों देखना चाहती हो? इसके मुख्य किरदार बदल चुके हैं। रेजिडेंट ईविल 1 के पक्के गेमिंग फैंस होने के नाते सुखविंदर और बाकी लोगों ने उसकी तरफ थोड़े तिरस्कार से देखा। कृतिका, क्या तुम सचमुच इसे देखने जा रही हो? किरण इस मूवी को लेकर बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थी। उपन्यास की एक पक्की प्रशंसक होने के नाते वो जानती थी कि किसी कहानी के मुख्य किरदारों को बदलना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। कृतिका हंसे बिना नहीं रह सकी। यह मेरे लिए बिल्कुल सही है, मुझे नई चीजें पसंद हैं। क्या पता, शायद ये बहुत अच्छी हो। चलो पहले खेल शुरू करते हैं। सुखविंदर ने उसकी बात को नजरअंदाज करने का फैसला किया और ललित और राकेश की तरफ देखा। शायद हम अगले कुछ दिनों में खेल को पूरी तरह पार कर लेंगे। दूसरी ओर कृतिका ने देखा कि उसके भुगतान करते ही सुपर थिएटर में रेजिडेंट ईविल 1 मूवी वर्जन तुरंत अनलॉक हो गया था। उसने बड़ी तेजी से मूवी पर क्लिक किया। तभी उसने अपने सामने एक लाल और सफेद रंग का प्रतीक चिन्ह देखा। ये प्रतीक चिन्ह उस हवेली में अक्सर दिखाई देता था। यह उसी रिसर्च कंपनी का लोगो था। हालांकि कृतिका की कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ एक पोस्टर दिख रहा था और कुछ नहीं। अभय एक सेकंड के लिए ठिठक गया। ये कोड में बंद है? वो मूल रूप से ये देखना चाहता था कि सिस्टम के इस वर्जन और उस वर्जन में क्या अंतर है जो उसने अपने पिछले जीवन में देखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसे देखने के लिए उसे खुद कंप्यूटर पर बैठना होगा।
अच्छी बात यह थी कि भले ही उसका सिस्टम कंजूस था, लेकिन इंटरनेट कैफे का मालिक होने के नाते उसके लिए सब कुछ पूरी तरह मुफ्त था। इसलिए उसने एक खाली कंप्यूटर चालू किया और बैठ गया। 21वीं सदी की शुरुआत में वो रिसर्च कंपनी पूरे महाद्वीप की सबसे बड़ी व्यावसायिक कंपनी बन चुकी थी। मूवी शुरू हुई। कृतिका ने महसूस किया कि वो न सिर्फ इस बुनियादी जानकारी को देख पा रही थी, बल्कि यह पूरा ज्ञान उसकी बुद्धि में बहता चला गया, जिससे वो हर एक शब्द को गहराई से समझने लगी। 10 में से 9 परिवार उसी के उत्पादों का इस्तेमाल करते थे। उसका राजनीतिक और वित्तीय प्रभाव हर जगह महसूस किया जाता था। दुनिया के सामने वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य उत्पादों की सबसे बड़ी सप्लायर थी, लेकिन उसके खुद के अधिकांश कर्मचारियों को भी यह नहीं पता था कि उसकी अकूत कमाई का असली जरिया सैन्य टेक्नोलॉजी, जेनेटिक प्रयोग और खूंखार जैविक हथियार थे। अब मैं समझी। इस बुनियादी जानकारी को देखने के बाद कृतिका ये भी समझ गई कि जैविक हथियार और जेनेटिक प्रयोग आखिर होते क्या हैं। यह ऐसा था मानो उसने ये ज्ञान किसी बड़ी किताब को पढ़कर हासिल किया हो, लेकिन ये सब उसकी बुद्धि में बिल्कुल साफ झलक रहा था। जल्द ही उसने देखा कि वह एक अंडरग्राउंड लैब में थी। विशेष सूट पहने एक शोधकर्ता ऑपरेटिंग टेबल पर था, जो एक एक करके हल्के नीले और हरे रंग की टेस्ट ट्यूब बाहर निकाल रहा था। भले ही उस व्यक्ति ने शोधकर्ता की पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन वह वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि वह एक चोर जैसा लग रहा था। सभी टेस्ट ट्यूब लेने के बाद उस आदमी ने एक नीली टेस्ट ट्यूब वहीं फेंक दी, जो धातु के प्लेटफॉर्म से टकराकर टुकड़ों में बिखर गई। अगर अभय देख रहा होता तो वो तुरंत पहचान जाता कि यह टी वायरस से भरी टेस्ट ट्यूब थी। वो हल्का नीला लिक्विड धीरे धीरे भाप में बदलने लगा और वेंटिलेशन के जरिए एक एक करके सभी लैब्स के अंदर फैल गया। ये भाप फैलते ही कंप्यूटर को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, और वायरस को बाहर फैलने से रोकने के लिए सारे रास्ते और गलियारे पूरी तरह सील कर दिए गए, जिससे संक्रमित हो चुके सभी लोग उस अंडरग्राउंड लैब के भीतर ही कैद हो गए। जब उस कंपनी द्वारा भेजी गई खोज और बचाव टीम वहां पहुंची, तब असली जैविक संकट शुरू हुआ। कृतिका को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी हो और सब कुछ उसकी आंखों के ठीक सामने घट रहा था। यह बहुत ही जीवंत एहसास था। इस बात को छोड़कर कि वह किसी को छू नहीं सकती थी, उसे लग रहा था मानो वह एक नई दुनिया के बीचों बीच खड़ी हो। वो मुख्य किरदारों के बीच होने वाली हर एक हलचल को बिल्कुल साफ देख सकती थी। उन्हें यह मानना पड़ा कि खेल के मुकाबले मूवी का यह वर्जन उन्हें कहीं ज्यादा डरा रहा था। कृतिका उन शोधकर्ताओं के ठीक सामने खड़ी थी। वे उसे नहीं देख सकते थे, लेकिन वह उन सभी को साफ देख पा रही थी। उसने देखा कि कैसे वे धीरे धीरे ज़ोंबी में बदल रहे थे। उसने इस पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा। उन्हें बदलते देखकर और खुद कुछ न कर पाने के कारण उसके भीतर एक गहरी निराशा पैदा हो रही थी। यहाँ के सभी इंसानों के ज़ोंबी में बदल जाने के विचार ने ही उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े कर दिए थे। खेल में सिर्फ कुछ ज़ोंबी को देखना ही काफी डरावना था, लेकिन यहाँ तो ये सभी लोग देखते ही देखते ज़ोंबी बनने वाले थे। ये तो ज़ोंबी की एक पूरी फौज थी। सिर्फ कुछ ज़ोंबी को हराना ही इतना कठिन था, तो वे इस पूरी फौज का मुकाबला भला कैसे करेंगे? वो एक राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकी। शुक्र है कि मुझे खुद इसका अनुभव नहीं करना पड़ रहा है। ये जगह इंसानों के रहने के काबिल बिल्कुल नहीं है। ये साक्षात नरक था। भले ही वो जानती थी कि वे ज़ोंबी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, फिर भी उन्हें देखना बेहद खौफनाक था। जब उसने मुख्य किरदारों को इस नरक जैसी लैब के अंदर घुसते देखा, तो वो खुद को उनके लिए चिंतित होने से नहीं रोक पाई। जब उसने देखा कि उस काले रंग के योद्धा के लेजर वाले गलियारे में टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, तो वो डर के मारे चीख उठी। यह आखिर किस तरह का हथियार था? मूवी की हर चीज जादुई थी। रोशनी की महज कुछ किरणें एक इंसान के शरीर को टुकड़ों में काट सकती थी। ये हथियार कोई बंदूकें नहीं थे। ये आखिर किस तरह की जादुई वस्तुएं थी? फिर सब कुछ कंट्रोल करने वाली उस कंप्यूटर की देवी को एक छोटे से काले डिब्बे से बंद कर दिया गया। इस पूरी दुनिया को लेकर उसकी समझ पूरी तरह बदल चुकी थी। उसी समय अभय भी अपने कंप्यूटर पर वो मूवी देख रहा था। उसने ध्यान दिया कि भले ही मूवी बिल्कुल मूल वर्जन जैसी दिख रही थी, लेकिन यह वास्तव में काफी अलग थी। उदाहरण के लिए, मुकाबला बहुत ज्यादा वास्तविक और खौफनाक लग रहा था। भले ही अभय ने कृष के अधिकांश युद्ध कौशल सीख लिए थे, फिर भी इस मूवी को देखने से वो बहुत कुछ नया सीख सकता था। हाँ, वो उन्हें सीख सकता था। अभय ने महसूस किया कि युद्ध के अनुभव और कौशल अदृश्य ज्ञान की धाराओं की तरह उसकी बुद्धि में बह रहे थे। उनके निशाना लगाने का कौशल, उनकी फुर्ती और उनके कदम बेहद सूक्ष्म और सटीक थे। ये सब इतना सटीक था कि अभय को लगा कि यह कोई मूवी नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक लड़ाई थी जो पृथ्वी पर कहीं घट रही थी। सिस्टम कभी निराश नहीं करता। अभय खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पाया। इस समय कृतिका ने अनन्या ज़ोंबी को आजाद होते देखा। जैसे ही ज़ोंबी का वह सैलाब सामने आया और उसने कुशल योद्धाओं के टुकड़े टुकड़े करना शुरू किया, मूवी अपने चरम रोमांच पर पहुंच गई। जल्द ही वे रेंगने वाले खूंखार जीव लिकर्स भी आजाद हो गए।
ये राक्षस भले ही उन शिकारियों जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन इनकी रफ्तार कहीं ज्यादा तेज थी, इतनी तेज कि इंसान पलक झपकने का समय भी न पा सके। इसीलिए वे बंदूकों की गोलियों को भी आसानी से चकमा दे सकते थे। लोहे को फाड़ देने वाले नुकीले पंजों और डरावनी जीभ के साथ ये राक्षस साक्षात मौत की मशीनें थे। कोई भी इंसान इनके सिर्फ एक छुअन से दम तोड़ सकता था। ये बहुत डरावना है। मैंने नहीं सोचा था कि उन शिकारियों के अलावा इतने खौफनाक राक्षस भी हो सकते हैं। ये तो गोलियों को भी चकमा दे सकते हैं। कृतिका का दिल पूरे समय उसके हलक में अटका हुआ था। जब उसने मुख्य किरदार को बचे हुए आखिरी साथी के साथ भागते देखा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। हालांकि तभी आखिरी दृश्य सामने आया। पूरा शहर ज़ोंबी की जमीन बन चुका था। क्या हर कोई ज़ोंबी में बदल गया था? वो जिस भी चीज को लेकर चिंतित थी, वो सब उसकी आंखों के सामने घट चुका था। ये बेहद चौंकाने वाला था। यह ऐसा था मानो इस पूरी दुनिया में सिर्फ वह अकेली बची हो, और अकेलेपन का वह भयानक एहसास उसे एक सैलाब की तरह निगल रहा था। क्या ये दुनिया का अंत है? उसने एक भारी दबाव महसूस किया और उसकी सांसें तेज होने लगी, मानो कयामत का दिन आ गया हो। अंत में मुख्य किरदार ही उस शहर में बचा हुआ इकलौता इंसान था। ये दृश्य उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। काफी देर बाद कृतिका ने अचानक अपने बगल से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। कृतिका कैसी थी? क्या यह अच्छी थी? किरण। वो पीछे मुड़ी और उसने बेहद भावुक होकर किरण का हाथ पकड़ लिया। रेजिडेंट ईविल 1 का मूवी वर्जन बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसकी कहानी इस मोड़ पर पहुंच जाएगी। क्या ये सचमुच इतनी अच्छी है? किरण उलझन में थी। क्या इसके मुख्य किरदार बदल नहीं गए थे? फिर भी यह इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? ये बहुत लाजवाब है, कृतिका ने कहा। क्या तुम जानती हो, हम जिस बात को लेकर डर रहे थे वो सचमुच घट गई। ये हिलाकर रख देने वाला था। पूरा शहर संक्रमित हो चुका था। हर कोई ज़ोंबी बन गया था। मैं सचमुच जानना चाहती हूँ कि अगली मूवी में मुख्य किरदार का आगे क्या होगा। मूवी के इस आखिरी दृश्य ने कृतिका को काफी भावुक कर दिया था। अभय का इंटरनेट कैफे उतना शोर शराबे वाला नहीं था जितने कैफे आमतौर पर होते हैं, और हर कोई पूरी शांति से अपना खेल खेल रहा था। इसलिए कृतिका की कही इन बातों ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तुमने मुख्य किरदार के साथ जो हुआ उसे अपनी आंखों से देखा? वो टी वायरस बाहर लीक हो गया था। हर कोई उस वायरस से संक्रमित हो गया था। ज़ोंबी की पूरी फौज, दुनिया का अंत। भले ही उन्होंने उसकी बातों के सिर्फ कुछ हिस्से ही सुने थे, फिर भी वे सभी हक्के बक्के रह गए। खेल के भीतर के ज़ोंबी की तादाद ही उनका सिर चकरा देने के लिए काफी थी, लेकिन मूवी वर्जन में तो ज़ोंबी की पूरी फौज थी। वो भला इससे कितनी ज्यादा खौफनाक रही होगी। सुखविंदर और बाकी लोग जो इस मूवी वर्जन को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे और मुख्य किरदारों के बदलने से नाखुश थे, उनके भीतर भी अब गहरी उत्सुकता जाग उठी थी। तुम लोग आखिर किस बारे में बातें कर रहे हो? ज़ोंबी की पूरी फौज? पिछले 2 दिनों के माहौल को देखने के बाद लक्ष्मण और उसके साथी आज थोड़े लेट आए थे। हालांकि उन 6 लोगों में से 2 को बैठने के लिए सीट नहीं मिल पाई क्योंकि वे बहुत देर से पहुंचे थे। वो नई रेजिडेंट ईविल 1 मूवी, ललित ने उन्हें समझाया। वो थोड़ा हिचकिचाया और उसने अपने साथियों से पूछा, क्या हमें भी इसे देखना चाहिए? शायद हमें इसे देखना चाहिए। ललित ने पहले ही उस छिलकों वाले शिकारी हंटर का सामना कर लिया था, लेकिन वो उसके जैसे युवक के लिए, जो अभी अभी योद्धा के शुरुआती मुकाम पर पहुंचा था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। यहां तक कि लक्ष्मण जैसा एक उच्च श्रेणी का उत्कृष्ट योद्धा भी खेल में अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल न कर पाने के कारण समझ नहीं पा रहा था कि इन शिकारियों के साथ आखिर क्या किया जाए। ललित इस उच्च तीव्रता वाले मुकाबले से थोड़ा थक चुका था, इसलिए उसने जवाब दिया, ऊपर से मूवी के दौरान हमें सिर्फ देखना है। हम इसे एक ब्रेक लेने जैसा समझ सकते हैं। क्या तुम सचमुच इसे देखने जा रहे हो? सुखविंदर के भीतर भी थोड़ी उत्सुकता जागी थी, लेकिन उसने ऐसा नाटक किया मानो वह बिल्कुल भी नहीं डिगा हो, क्योंकि वह खेल का एक सच्चा प्रशंसक था। यह वह कहानी तो है नहीं, इसमें भला ऐसा क्या अच्छा होगा? वैसे भी मैं खेल खेलते हुए थोड़ा थक गया हूँ। ललित और बाकी लोग खेल में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसलिए वे मूवी देखना चाहते थे और पता लगाना चाहते थे कि इसमें आखिर क्या अंतर है। यह वह कहानी नहीं है। जैसे ही लक्ष्मण और बाकी लोगों ने यह सुना, उन्होंने अपने सिर हिला दिए। वे खेल की कहानी के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। भला उस चीज में क्या अच्छा हो सकता था जो मूल खेल की कहानी का हिस्सा भी नहीं थी? मूवी की कीमत अकेले 3 क्रिस्टल थी। उसमें कंप्यूटर इस्तेमाल करने के क्रिस्टल जोड़ने पर मूवी के लिए जरूरी क्रिस्टल की कुल तादाद काफी ज्यादा हो जाती थी, और लक्ष्मण और उसके दोस्तों के लिए ये पैसों की बर्बादी जैसी थी। भले ही कृतिका की कई बातों ने कई लोगों के भीतर उत्सुकता जगा दी थी, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय थी। कृतिका को यह पसंद आ सकती थी, पर इसका यह मतलब नहीं था कि हर किसी को भी यह उतनी ही अच्छी लगे। इसके अलावा
वहां मौजूद हर कोई रेजिडेंट ईवल 1 का पक्का प्रशंसक बन चुका था। जैसे ही उन्होंने सुना कि मुख्य किरदार बदल गया है, उनकी दिलचस्पी गायब हो गई और अधिकांश लोगों ने पहले सिर्फ देखने का फैसला किया। इसलिए सिर्फ ललित, राकेश, किरण और कुछ अन्य लोगों ने ही मूवी देखी। यहाँ के उपकरण कितने हाई एंड हैं? क्या उन्होंने इसी जगह पर उस वायरस पर शोध किया था? ये तो बेहद अमानवीय है। वे भला कैसे सबको लैब के अंदर बंद कर सकते हैं और उन्हें सिर्फ ज़ोंबी बनने के लिए छोड़ सकते हैं? इंसानों को ज़ोंबी में बदलते देख वे पूरी तरह चौंक गए थे। अगर रेजिडेंट ईवल 1 एक नए विषय पर आधारित डरावना खेल था, तो रेजिडेंट ईवल 1 मूवी वर्जन एक अकल्पनीय और खौफनाक तबाही थी। खेल में उन्होंने जिन लोगों को भी देखा था वे सभी नायक थे और वहां एक बेहद शानदार और सुखद अंत हुआ था। हालांकि मूवी में उन्होंने जो देखा वह एक महाविनाश था। वे उस वायरस को लेकर जिस भी चीज से डर रहे थे और जो भी अंदाजा लगा रहे थे वो सब हकीकत बन चुका था। एक सेकंड पहले इन लोगों के अपने विचार और भावनाएं थी। हालांकि अगले ही सेकंड वे पूरी तरह सुध बुध खो चुके खूंखार राक्षस बन चुके थे। एक तरह से इस मूवी ने दर्शकों को खेल से भी कहीं ज्यादा बड़ा झटका दिया था। हालांकि उन्होंने ध्यान दिया कि भले ही इस दुनिया के इंसान आंतरिक ऊर्जा का अभ्यास नहीं करते थे, फिर भी उनका युद्ध कौशल अविश्वसनीय रूप से लाजवाब था। अपने दुश्मनों को जानने के अलावा मुख्य किरदार आसपास के माहौल से भी पूरी तरह वाकिफ थे। अक्सर जीत का फैसला छोटी छोटी बारीकियों से ही होता था। हाथों, पैरों और बंदूकों की उस लड़ाई ने दर्शकों को पूरी तरह चकित कर दिया था और उस तीव्र फरारी ने उन्हें खुद में पूरी तरह डुबो लिया था। वे एक भी बारीकी छोड़ना नहीं चाहते थे। अंत में जब हर कोई ज़ोंबी बन गया, तभी वे उस सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे। कैसी थी? सुखविंदर ने समय का अंदाजा लगाया और खुद को पूछने से नहीं रोक पाया। मैंने कहा था ना कि यह अच्छी नहीं होगी, सही कहा था ना? ये बहुत ही लाजवाब थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब ललित का चेहरा खुशी से चमक उठा। खेल की चीजें तो सिर्फ एक बड़े पहाड़ की चोटी जैसी हैं, मूवी में तो एक बहुत बड़ी दुनिया छिपी है। अभी अभी मैंने वो सब महसूस किया जो मुख्य किरदार ने महसूस किया था। एक ऐसी दुनिया जो विनाश के बिल्कुल कगार पर खड़ी है। खतरनाक जैविक वायरस ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। क्या ये सचमुच इतनी अच्छी है? क्या हमें भी कोशिश करनी चाहिए? रोहित और पिंटू ने एक दूसरे पर नजर डाली। क्या ये सचमुच इतनी अच्छी है? सुखविंदर को अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था। इन अमीर लड़कों के लिए 3 क्रिस्टल बहुत बड़ी रकम नहीं थे, लेकिन यह इतनी कम भी नहीं थी। इस श्रृंखला की कहानी को जानने के लिए इतनी रकम खर्च करना ये साबित करने के लिए काफी था कि वे इसे कितना पसंद करते थे, लेकिन हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते थे। विशाल और बाकी खिलाड़ी जिनके पास ज्यादा क्रिस्टल नहीं थे, वे मूवी देखने को लेकर अभी भी असमंजस में थे। आखिरकार खेल खेलना उनकी साधना के लिए फायदेमंद था। दूसरी ओर मूवी सिर्फ मनोरंजन के लिए थी। भले ही वे उत्सुक थे, लेकिन वे महज मनोरंजन के लिए 3 क्रिस्टल इस तरह खर्च नहीं कर सकते थे। निराश होकर विशाल ने पूछा, अभय, क्या हम इस मूवी को किसी और की स्क्रीन के जरिए नहीं देख सकते, जैसे हम दूसरों का खेल देख पाते हैं? अभय ने बेबसी से जवाब दिया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार सिस्टम ही सब कुछ संभालता था। अचानक उसके बगल से एक चीख सुनाई दी, कृतिका, क्या तुमने अभी अभी सिर्फ एक चाकू से उस शिकारी को मार गिराया? किरण पूरी तरह हैरान थी। कृतिका ने न सिर्फ चाकू से शिकारी को मारा था, बल्कि किरण ने पहली बार ऐसा होते देखा था। भले ही यह प्रक्रिया बेहद कठिन थी, फिर भी यह हिलाकर रख देने वाली थी। क्या किसी ने चाकू से उस शिकारी को मार गिराया? मालिक के अलावा भला ऐसा कौन है जो बिना अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किए सिर्फ एक चाकू से उसे मार सके? इस चीख को सुनते ही हर किसी का ध्यान कृतिका की स्क्रीन पर टिक गया। भले ही स्क्रीन पर जूही की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो शिकारी सचमुच उसके सामने मृत पड़ा हुआ था। वे देख सकते थे कि चाकू के कटने के निशानों के अलावा उस शिकारी पर चोट का कोई दूसरा निशान नहीं था। क्या ये सचमुच कृतिका है? एक पुरानी खिलाड़ी होने के नाते कई लोग उसे अच्छी तरह पहचानते थे। वो इतनी कुशल कैसे हो सकती है? सुखविंदर खुद को हैरान और थोड़ा सा ईर्ष्यालु महसूस करने से नहीं रोक पाया। उसने इतने लंबे समय तक अभ्यास किया था, लेकिन फिर भी वो चाकू से उस शिकारी को नहीं मार पाया था। कृतिका के पास चाहे कितनी भी आंतरिक ऊर्जा क्यों न हो, वो खेल के भीतर उसका इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। वो अभय के ठीक बाद सबसे तेज प्रोग्रेस करने वाला खिलाड़ी हुआ करता था। हालांकि वो उन शिकारियों के पास अटक गया था और उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया था, जिससे बाकी लोगों को उसके बराबर आने का मौका मिल गया था। पर वो चिंतित नहीं था, क्योंकि हर किसी को उन शिकारियों को सिर्फ चाकू से ही पार करना था। वरना वे तानाशाह से लड़ते समय अपनी शक्तिशाली गोलियां खत्म कर बैठते और खेल को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अब किसी ने चाकू से शिकारी को मार गिराया था और उससे आगे निकल गई थी। वो इस बात को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। किरण चिल्लाई, तुमने यह आखिर कैसे किया?
मुझे लगता है उलझन में पड़कर कृतिका ने याद करने की कोशिश की कि उसने उस शिकारी को कैसे मारा था। मुझे लगता है कि पूरी मूवी देखने के बाद मुख्य किरदार का युद्ध कौशल मेरे दिमाग में पूरी तरह छप गया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो मैं अपने किरदार को और भी फुर्ती और सटीकता के साथ कंट्रोल कर पा रही हूँ। ये सुनते ही उन सभी ने सोचा कि कैसे इस खेल को खेलने के बाद उनके अपने युद्ध कौशल में सुधार हुआ था। क्या मूवी का भी बिल्कुल वैसा ही असर हो रहा था? ये तो सरासर धोखाधड़ी है। इस विचार के आते ही सुखविंदर पूरी गंभीरता से चिल्लाया, भाई साहब, आप मुझे जबरदस्ती मूवी देखने पर मजबूर कर रहे हैं। अभय ने अपने कंधे उचकाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरी दुकान का हर एक लेन देन पूरी तरह से स्वैच्छिक है। सुखविंदर का चेहरा उतर गया। ललित और राकेश जोर से हंसे। छोटे सरकार सुखविंदर, हार मान लीजिए। मूवी सचमुच बहुत लाजवाब है भाई सुखविंदर। रोहित मुस्कुराया। चलो साथ मिलकर मूवी देखते हैं। अगर बाद में हमें ये पसंद नहीं आए तो हम इन लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। आखिरकार सुखविंदर ने अपने दोस्तों के दबाव के आगे घुटने टेक दिए और 3 क्रिस्टल बाहर निकाले। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि मैं ये सिर्फ अपने कौशल को सुधारने के लिए देख रहा हूं। मुझे मूवी की कहानी में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। आधे घंटे बाद, हे भगवान, यहां तो सचमुच ज़ोंबी की पूरी फौज है। उसके निशाना लगाने के कौशल को देखो। मुख्य किरदार कितनी कूल है। यह आखिर कौन सी बला है? ये तो उन शिकारियों से भी कहीं ज्यादा मजबूत लग रही है। देखो उसने गोली को कैसे चकमा दिया। ये कितना शानदार है। मूवी खत्म होने के बाद ललित और राकेश ने तुरंत उससे पूछा, छोटे सरकार सुखविंदर, अब आपका क्या विचार है? सुखविंदर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने झेपते हुए जवाब दिया, यह उतनी बुरी भी नहीं है। सचमुच? ये सिर्फ थोड़ी सी दिलचस्प है। ललित और राकेश जोर से हंस पड़े। धत तेरे की, मैं अब उन शिकारियों को मारने जा रहा हूं। सुखविंदर का चेहरा और गंभीर हो गया। जल्द ही स्क्रीन पर सुखविंदर के हाथ में एक चाकू दिखाई दिया। भले ही उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था, लेकिन एक शिकारी उसके पैरों के पास मृत पड़ा था। वो बहुत लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। भले ही वो अभय की तरह फुर्ती से शिकारियों को नहीं मार पा रहा था, लेकिन उसने उस शक्तिशाली राक्षस को ढेर कर दिया था। उसे मानना पड़ा कि यह एक बहुत बड़ा सुधार था। वो कृतिका से भी कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। मैंने कर दिखाया। सुखविंदर ने एक राहत की सांस ली। मुख्य किरदार के मुकाबले को देखना सचमुच बहुत मददगार साबित होता है। सुखविंदर अवाक रह गया। मुझे महसूस हो रहा है मानो नजदीकी मुकाबले के मामले में मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया हूं। सचमुच? ये देखकर कि खिलाड़ी एक के बाद एक चाकू से शिकारियों को मार गिरा रहे हैं, लक्ष्मण से अब और शांत नहीं बैठा गया। भाई साहब, मैं भी रेजिडेंट ईवल 1 का मूवी वर्जन देखना चाहता हूं। लक्ष्मण का मन रोने जैसा हो गया। अगर वह इस तरह क्रिस्टल खर्च करता रहा तो उसकी सारी जमा पूंजी जल्द ही खत्म हो जाएगी। मैं भी। विशाल ने आखिरकार अपने दांत भींचे और खुद को रोक नहीं पाया। पहले मुझे देखने दो। खेल के पक्के प्रशंसक आखिरकार एक एक करके घुटने टेकने लगे थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, इस मूवी की क्वालिटी बिल्कुल खेल जितनी ही लाजवाब है। इसमें कहानी की बहुत सारी बुनियादी जानकारियां भी शामिल हैं। मुझे आखिरकार पता चल गया कि जैविक संकट आखिर है क्या। इस दृश्य को देखो। क्या यह महज एक उपन्यास है? लेखक ने आखिर इसके बारे में कैसे सोचा होगा? भले ही मुख्य किरदार बदल गया है, लेकिन यह अभी भी बेहद अद्भुत है। उस सबसे लोकप्रिय उपन्यास आर्यपुत्र को पढ़ते समय मुझे लगभग नींद आ रही थी, लेकिन इसे देखकर मैं जितना देख रहा हूं उतना ही रोमांचित हो रहा हूं। ये लैब तो उस हवेली से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। रुको, मुझे उस साहसी विदेशी लड़की से प्यार हो गया है। उसकी हर एक चाल कितनी फुर्तीली और सटीक है। इस समय अभय के इंटरनेट कैफे में काफी लोग मौजूद थे। वो राहत महसूस कर रहा था कि उसने लाइन में इंतजार करने का नया नियम जोड़ दिया था। इसके अलावा हर कोई 6 घंटे के नियम और आधी रात को दुकान बंद होने के समय से अच्छी तरह वाकिफ था। अभय खुश था कि वे सभी नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे थे। इसलिए भले ही इंटरनेट कैफे पूरी तरह व्यस्त था, इंतजार करने वाले खिलाड़ी आपस में ही चर्चा कर रहे थे और कोई हंगामा खड़ा नहीं कर रहे थे। इस दौरान इंटरनेट कैफे पूरी तरह से खचाखच भर चुका था। हालांकि बाद में आने वाले खिलाड़ी ये देखकर निराश हो रहे थे कि खेलने के लिए पहले से ही कितने लोग लाइन में इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी समय शिवा और उसके दोस्त वहां पहुंचे। इंटरनेट कैफे को पूरी क्षमता से भरा देखकर उसके चेहरे के भाव ठहर गए। यह अभी भी पूरी तरह भरा हुआ है। हालांकि इस बार इंतजार करने वाले खिलाड़ी रोज की तरह नहीं थे। आज वे सभी एक एक कंप्यूटर के पीछे इस तरह खड़े थे मानो सब कुछ पहले से तय था। आखिर माजरा क्या था? उसने दरवाजे के पास लगे छोटे ब्लैकबोर्ड पर नजर डाली और वहां ये लिखा पाया,
हाल ही में इंटरनेट कैफे काफी लोकप्रिय हो गया है। जब कोई सीट खाली न हो तो कृपया लाइन में खड़े रहें। निराश होकर उसने ब्लैकबोर्ड की ओर इशारा किया और पूछा, भाई साहब, क्या अब हमें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा? अभय हंसा। माफी चाहता हूं, लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसा लग रहा था कि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शिवा पूरी तरह हताश दिख रहा था। लाइन में खड़े होकर इंतजार करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। भाई साहब, आपके पास पहले से ही कोई सीट खाली नहीं बची? मूंछों वाले आदमी ने अंदर कदम रखते ही ठिठक कर कहा। सीटों के पूरी तरह भरे होने के अलावा दूसरों का खेल देखने के लिए भी बहुत कम जगह बची थी। वो कड़वाहट से मुस्कुराया और उसने सुझाव दिया, भाई साहब, मुझे लगता है कि आपको अपनी दुकान का विस्तार करना चाहिए। अभय ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस समय तो मेरे खुद के खेलने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। भाई साहब, आप कुछ और कंप्यूटर कब तक जोड़ पाएंगे? लक्ष्मण जैसे रोज आने वाले ग्राहक भी अब चिंतित होने लगे थे। अच्छी बात यह थी कि भले ही दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन सभी लोग नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे थे। इसलिए इंटरनेट कैफे का माहौल बिल्कुल शांत था, जिससे अभय बिना किसी चिंता के दुकान चला पा रहा था। शायद अगले 2-3 दिनों में। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लक्ष्मण ने अपने पीछे खड़े लोगों की भीड़ को देखा और उसका सिर भी चकराने लगा। जल्दी ही शिवा ने ध्यान दिया कि यहाँ के लोग कुछ नई चीजों के बारे में बातें कर रहे थे और उसने मूवी वर्जन और एलिस जैसे नए शब्द सुने। इसलिए उसने तुरंत पूछा, भाई साहब, क्या कोई नया खेल आया है? अभय ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए ब्लैकबोर्ड की दूसरी लाइन की तरफ इशारा किया। 1 घंटे की कीमत 2 क्रिस्टल है। रेजिडेंट ईवल 1 को एक्टिवेट करने की कीमत 5 क्रिस्टल है। रेजिडेंट ईवल 1 मूवी वर्जन खरीदने की कीमत 3 क्रिस्टल है। हर व्यक्ति दिन में सिर्फ 6 घंटे ही खेल सकता है। क्या ये पूरी तरह साफ है? मूवी वर्जन? उलझन में पड़कर शिवा ने दिलचस्पी के साथ अभय की तरफ देखा। वो आखिर क्या चीज है? उस खेल की कहानी राको सिटी के बाहरी इलाके में घटती है, सही कहा ना? अभय ने समझाया, यह मूवी राको सिटी के भीतर घटी घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन आप इसे सिर्फ देख सकते हैं, खेल नहीं सकते। मैं सिर्फ वही देख सकता हूं जो मुख्य किरदारों ने अनुभव किया। शिवा ने पूछा, उसमें भला क्या मजा आएगा? अगर मैं खुद खेल सकूं तो वो कहीं ज्यादा मजेदार नहीं होगा। शिवा की दिलचस्पी उस मूवी वर्जन से पूरी तरह खत्म हो गई, इसलिए उसने आगे सवाल पूछना बंद कर दिया। ठीक तभी उसके बगल में खड़े चौकोर चेहरे वाले युवक ने चिल्लाकर कहा, सुखविंदर ने अभी अभी एक विशाल सांप को मार गिराया है। हे भगवान, वो बहुत ही विशाल था। सुखविंदर पहले उन कठिन शिकारियों के सामने अटक गया था। हालांकि जैसे ही उसका युद्ध कौशल सुधरा, उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और उन सभी शिकारियों को मार गिराया जिन्हें वह पहले नहीं मार पा रहा था। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही इस लेवल को पार कर लूंगा। सुखविंदर ने थोड़ा उत्साहित होकर खुद से बुदबुदाया। सुखविंदर का किरदार एक विशालकाय सांप के ठीक सामने था। उसका मुंह एक वयस्क पुरुष के कंधों से भी ज्यादा चौड़ा था और वह एक ही बार में पूरे इंसान को निगलने की क्षमता रखता था। सुखविंदर ने बड़ी फुर्ती के साथ पूरी शांति से सांप के हमलों को चकमा दिया। उसके कौशल की बराबरी कोई नहीं कर सकता, है ना? एक युवा योद्धा ने तारीफ की। ये योद्धा कुछ अनजाना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज उसका यहाँ पहला दिन था। बकवास मत करो। मालिक ने उस तानाशाह को बिना कोई चोट खाए मार गिराया था, लेकिन सुखविंदर को उस सांप ने पहले ही घायल कर दिया है। वो साफ तौर पर मालिक जितना कुशल नहीं है, कालू ने कहा। उसने पिछले दिन अभय को तानाशाह को मारते हुए देखा था। क्या मालिक सचमुच इतने बेहतरीन हैं? वो योद्धा पूरी तरह आश्वस्त नहीं था क्योंकि वो सुखविंदर के कौशल को देखकर दंग रह गया था। सुखविंदर सबक सीखने के बाद उस सांप को पूरी सटीकता से चकमा देने में कामयाब रहा था। मुझे लगता है कि जब सुखविंदर उस तानाशाह से लड़ेगा तो उसे भी कोई चोट नहीं आएगी, एक दूसरे नए खिलाड़ी ने कहा जिसने कल ही रेजिडेंट ईवल 1 खेलना शुरू किया था। वे साफ तौर पर क्लासमेट थे। सुखविंदर को लिंगुन एकेडमी में एक जीनियस माना जाता है। वो टॉप 5 छात्रों में से एक है। इस तरह का खेल उसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। बिल्कुल, तुमने यह नहीं देखा कि कैसे सुखविंदर ने अभी अपने चाकू से उस शिकारी को ढेर कर दिया? वो इसे जितना ज्यादा करता है, यह उतना ही आसान लगने लगता है। अरे, उस लड़की को देखो, लिंगुन एकेडमी के एक दूसरे छात्र ने कहा। मुझे लगता है कि वो उत्कृष्ट हाउस की कोई सीनियर हैं। वो भी जल्द ही उस सांप का सामना करने वाली हैं, सही ना? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शिवा का मन रोने जैसा हो गया क्योंकि उसके भीतर गहरी ईर्ष्या जाग उठी थी। अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है, आखिर हर कोई चाकू से शिकारियों को कैसे मार गिरा रहा है? दूसरी ओर उसने खुद अभी अभी महज पहले मुख्य विलेन को मार गिराया था। रुको, क्या मालिक भी इसे खेलते हैं? मूंछों वाले आदमी ने दूसरों से यह बात सुनी और वह थोड़ा हैरान हुआ। क्या मेरा खेलना कोई अजीब बात है? अभय को यह मजेदार लगा।
लेकिन दुकान में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। मुझे सिर्फ सुबह या रात के समय ही खेलने का मौका मिलता है जब भीड़ कम होती है। सुबह जल्दी और देर रात को छोड़कर उसकी दुकान पूरी तरह से खचाखच भरी रहती थी। बेशक उसने दूसरों को यह नहीं बताया कि वह अक्सर दुकान बंद होने के बाद भी खेलता था। हार मानने के लिए तैयार न होते हुए मूंछों वाले आदमी ने पूछा, क्या आप सचमुच अपने कंप्यूटर बेचने पर बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे? अभय मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। मेरा आप जीवाजीपुर शहर छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, मूंछों वाले आदमी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। क्या इसका दूसरा भाग भी है? अभय ने जवाब दिया, बेशक है। वह आपके पास कब तक आएगा? अभय का जवाब सुनते ही लक्ष्मण, शिवा और बाकी सभी लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अभय ने छत की ओर इशारा किया। उससे पूछिए। आसमान से पूछे? लक्ष्मण समझ नहीं पा रहा था कि वह हंसे या रोए। मूल रूप से लोगों का एक समूह पीछे खड़ा था और सुखविंदर का खेल देख रहा था। अब जब खेलने वाले लोगों का समय पूरा होने लगा था, हर किसी को अपनी सीट मिल गई और उन्होंने उसका खेल देखना बंद कर दिया। सुखविंदर और बाकी लोगों के खेलने का समय लगभग पूरा होने वाला है ना? शिवा इसी समय यहां आया था क्योंकि वह सुखविंदर और दूसरों के खेल खत्म करने का इंतजार कर रहा था। उसने सुखविंदर की तरफ इशारा किया और अभय से पूछा, भाई साहब, उनके पास आखिर कितना समय बचा है? अभय ने समय देखा। सिर्फ 1 मिनट। धत तेरे की, तुम्हें यह पूछने की क्या जरूरत थी? ये सुनते ही कि उसका समय पूरा होने वाला है, ललित लगभग पागलों जैसा हो गया। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा समय पूरा हो? शिवा हंसे बिना नहीं रह सका। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना सवाल वापस ले लूं? दफा हो जाओ। ललित का चेहरा उतर गया जब वह अपनी कुर्सी से उठा। शिवा और बाकी लोग हंसे और तेजी से सीटों पर बैठ गए, इस डर से कि कहीं कोई और उनकी जगह न हथिया ले। फिर वे मुड़े और सुखविंदर और बाकी लोगों को देखकर मुस्कुराए। अलविदा, भागो यहां से। शिवा के साथ कम से कम 1 दर्जन और लोग आए थे। बेशक उनमें से आधे सिर्फ ये देखने के लिए उत्सुक थे कि ये दुकान आखिर करती क्या है और उनका खुद खेलने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उन्होंने शिवा और उसके बाकी दोस्तों को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही शिवा कंप्यूटर पर बैठा, उसने तेजी से खेल खोला और अपने पीछे खड़े युवकों को ज्ञान देने लगा। इसे देखो, यह एक हैंग है। ये किसी योद्धा के स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक जितनी ही शक्तिशाली है और सीधे किसी के सिर के पार जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बेहद तेज है। मेरे पास पहले से ही वह बड़ी मैग्नम रिवॉल्वर है। तुम इन लोगों के सामने अपनी इस मामूली हैंडगन की डींगे कैसे हाँक सकते हो? ललित ने, जो अभी तक बाहर नहीं गया था, शिवा की बातें सुनते ही तुरंत दबी आवाज में बुदबुदाया। शिवा के मुंह से लगभग खून ही आ गया। उसने रूखे लहजे में जवाब दिया, मुझे लगा तुम्हारा समय पूरा हो चुका था। क्या तुम्हें अब बाहर नहीं जाना चाहिए? राकेश हंसा, हमारा समय भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन हमें देखने की इजाजत तो है, सही ना? मालिक ने ऐसा करने से तो मना नहीं किया है। शिवा ने गुस्से में जवाब दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं शर्त लगा सकता हूं कि जब तुमने पहली बार खेला होगा तब तुम भी बिल्कुल ऐसे ही रहे होगे। यहां तो बहुत सारे लोग हैं। लाजो और नमिता इस छोटी सी दुकान के अंदर कदम रखते ही वहां का नजारा देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब वे अंदर आईं तो कोई भी उनका स्वागत करने नहीं आया। ग्राहक समूहों में भीड़ लगाकर खड़े थे और न जाने क्या कर रहे थे, और मालिक आराम से बैठकर उनके साथ गप्पे लड़ा रहा था। अजीब बात यह थी कि यह जगह बिल्कुल भी अस्त व्यस्त नहीं लग रही थी। ये जगह सिर्फ बहुत लोकप्रिय थी। नमिता की शांत और गंभीर नजर दरवाजे के पास लगे ब्लैक बोर्ड पर टिक गई। ये जगह दिलचस्प है, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? लाजो समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है। उसने नमिता की नजर का पीछा किया और ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को देखा। खेल को महज आजमाने के लिए इतने सारे क्रिस्टल लगते थे, ये तो सरासर लूट थी। मालिक के पास भला ये लिखने की हिम्मत कहां से आई कि अगर खेलना है तो खेलो, अगर नहीं खेलना तो यहां से चले जाओ। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इतने सारे ग्राहक खेलने के लिए आपस में ही होड़ मचा रहे थे। देखो, क्या वे लिंग्यून एकेडमी के छात्र नहीं हैं? लाजो की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। क्या आपको लगता है कि वे पूरे समय इसी जगह के बारे में बातें कर रहे थे? भला ये दुकान इतनी लोकप्रिय क्यों थी? लोगों को वश में करने के लिए किसी दुष्ट जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने के अलावा वो कोई दूसरा कारण सोच ही नहीं पा रही थी। हालांकि इस दुकान की हर एक चीज और हर एक व्यक्ति पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से रह रहा था। ये जगह किसी भी तरह की बुराई पैदा करने के काबिल बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने ताना मारा, ये छोटी सी दुकान बिल्कुल साधारण और स्वाधीन है। अभय ने अंदर आने वाले लोगों पर ध्यान दिया। एक लंबी, साफ सुथरी लड़की सबसे आगे चल रही थी। वह अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी, लेकिन उसके शरीर से एक ऐसी ठंडी आभा महसूस हो रही थी जो दूसरों को उसके करीब आने से रोक देती थी।
उसे देखते ही अभय को महसूस हो गया कि वो किसी बेहद रईस और ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती थी। हालांकि उसके हाव भाव सुखविंदर और बाकी रईस लड़कों से काफी अलग थे। शायद यह अंतर बिल्कुल वैसा ही था जैसा आसमान में अकेले चांद और बाकी सितारों के बीच होता है। जब वो अंदर आए तो उसकी नजरें किसी एक जगह पर नहीं टिकी, बल्कि वह अपने आसपास की हर चीज का बारीकी से मुआयना कर रही थी। सुखविंदर और बाकी लोग जो अभय के इर्द गिर्द खड़े थे, शिवा जो बड़े चाव से खेल खेल रहा था, और अभय जो अपनी विशाल आराम कुर्सी पर पूरी तरह शांत भाव के साथ लेटा हुआ था। ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, मूंछों वाले आदमी ने दबी आवाज में अभय को सलाह दी। वह यहाँ शायद किसी अच्छे इरादे से नहीं आई है। अभय ने हालांकि अपने कंधे उचकाए और हंसकर कहा, मेरी दुकान में मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ ग्राहक होते हैं। क्या आप यहाँ खेल खेलने आए हैं या मूवी देखने? अभय ने पूरी शांति से कहा, मुझे खेद है, इस समय हमारे पास कोई सीट खाली नहीं बची है। अगर आप खेल को आजमाना चाहती हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। लाजो का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसने आज तक अभय जैसा कोई दुकान मालिक नहीं देखा था। ऊपर से किसी खेल की कीमत भला इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? क्या उसने अभी उन्हें इंतजार करने के लिए कहा था? क्या उसने सिंघानिया परिवार के लोगों को इस तरह इंतजार करने के लिए कहा था? क्या ये दुकान खेल खेलने के लिए है? लाजो के चेहरे पर गहरा तिरस्कार था। अगर ये दुकान कोई कीमती सामान बेचती तो इसका इस तरह एकांत में होना समझ आता। अगर यह जगह किसी तरह के चोर बाजार का रास्ता होती तब भी ठीक था। इस तरह वह ये बात समझ पाती कि यह जगह इतनी लोकप्रिय क्यों है। लेकिन मालिक ने कहा कि यह जगह खेल खेलने के लिए है, तो लोग इस दुकान में खेल खेलते हैं? लाजो को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई। तनुजा कृतिका के बगल में बैठ गई और उसने उसे चाकू से कई शिकारियों को मारते हुए देखा। आखिरकार वो खुद को पूछने से नहीं रोक पाई, दीदी, आज हर कोई पहले से इतना ज्यादा मजबूत कैसे लग रहा है? उस नई मूवी की वजह से? कृतिका ने लापरवाही से जवाब दिया। उस मूवी में युद्ध कौशल और पैंतरेबाजी की बहुत सारी बारीकियां दिखाई गई हैं। हम सब उन शिकारियों के पास अटक गए थे, लेकिन वो मूवी देखने के बाद हम सभी ने अपने चाकू से शिकारियों को मार गिराना सीख लिया। ये तो बेहद अद्भुत है। क्या ये किसी महान योद्धा की विरासत, वॉरियर इनहेरिटेंस हासिल करने जैसा नहीं है? तनुजा ने हैरान होकर कहा। कुछ वैसा ही है, लेकिन इसका मूवी वर्जन सचमुच बहुत लाजवाब है। इसमें ज़ोंबी की एक पूरी फौज है और एक नए तरह का खूंखार राक्षस भी है जिसे रेंगने वाला जीव कहते हैं। कृतिका अपना खेल खेलते हुए तनुजा को मूवी के बारे में बताने लगी। इंटरनेट कैफे में किसी लड़की का आना बहुत कम होता था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इस प्यारी और समझदार लड़की से बात करना चाहती थी। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? क्या इसका मूवी वर्जन सचमुच इतना अच्छा है? रोहित ने, जो अपने खेल में पूरी तरह डूबा हुआ था, अचानक पूछा। कोई आश्चर्य नहीं कि सुखविंदर और बाकी लोग आज पहले से इतने बेहतर हो गए हैं। क्या ये सब उस मूवी की वजह से हो सकता है? भाई साहब, हम वो मूवी कैसे देख सकते हैं? उन्होंने तुरंत अभय से पूछा। ललित और उसके दोस्त, जो अभी कुछ देर पहले रोहित पर हंस रहे थे, अचानक अवाक रह गए। इन्हें पता चल गया। जो लोग भी सुबह जल्दी आए थे वे सब इस बारे में जानते हैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस बात को आखिर कब तक छिपा कर रख पाओगे? सुखविंदर ने ललित और राकेश पर अपनी आंखें घुमाई। भीड़ आपस में कभी कभार चर्चा कर रही थी। आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन बाकी लोग उसे साफ सुन सकते थे। योद्धा की विरासत? लाजो हैरान रह गई। इस छोटी सी दुकान का भला किसी योद्धा की विरासत से क्या लेना देना हो सकता है? कैसी योद्धा की विरासत? वह होश में आई। फिर उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने नमिता से कहा, इस दुकान ने लोगों को भ्रमित करने और अपने वश में करने के लिए सचमुच बहुत तिकड़म लगाई है। ये सिर्फ एक छोटी सी दुकान है, इसका भला किसी योद्धा की विरासत से क्या संबंध हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा, अगर बात करना नहीं आता तो चुप रहा करो। अभय बिल्कुल सही समय पर उनकी बातचीत सुनने के लिए पास आ गया था। उसका चेहरा थोड़ा सिकुड़ा और उसने ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा किया। नियम यहाँ साफ साफ लिखे हैं, अगर खेलना है तो खेलो, अगर नहीं खेलना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। पहले तुम दूसरों के भीतर उत्सुकता जगाते हो, फिर खुद को बहुत सर्वशक्तिमान दिखाते हुए ग्राहकों को जाने के लिए कहते हो। लाजो ने अभय को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम उम्र में छोटे हो, लेकिन वो बड़े चालाक। अभय के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। दिमाग घुटनों में है क्या? तुमने क्या कहा? भले ही लाजो इस बात का सही मतलब नहीं जानती थी, लेकिन वह समझ गई थी कि अभय उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा था। इसलिए उसका हाथ तुरंत उसकी कमर पर टंगी तलवार के हत्थे पर चला गया। अभय ने इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं की और उसकी इस हरकत को अनदेखा करते हुए दोबारा ब्लैकबोर्ड की तरफ इशारा किया। यहाँ हंगामा खड़ा करने का अंजाम इस बोर्ड पर साफ लिखा है। अपनी तलवार बाहर निकालने से पहले इसके बारे में एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो।
लाजो ने दोबारा ब्लैकबोर्ड पर नजर डाली और तिरस्कार से मुस्कुराई। हमेशा के लिए लौट जाने को कहा जाएगा? क्या ये किसी कमजोर की महज एक बेबस पुकार है? ना समझी। सचमुच एक वरदान है। अभय के पास अब कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे। उसने हवा में अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम्हें जो करना है करो। क्या कोई यहाँ हंगामा कर रहा है? लक्ष्मण का चेहरा सख्त हो गया जब वह अपनी सीट से खड़ा हुआ। यहाँ हंगामा करने की हिम्मत आखिर किसने की? सुखविंदर ने उधर देखा। क्या तुम्हारी जान की कीमत खत्म हो गई है? कुलदीप ने भी उधर घूर कर देखा। दुकान शुरुआत से ही काफी छोटी थी, इसलिए ग्राहकों ने दरवाजे के पास चल रही इस हलचल को तेजी से सुन लिया और वे सभी बेहद गुस्से से भरे चेहरों के साथ उधर देखने लगे। ये दुकान भले ही व्यस्त लग रही है, लेकिन क्या ये सब तुम्हारे किराए के कलाकार हैं? लाजो को माजरा समझ आ गया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों से डर जाऊंगी? आप लोग अपने काम पर ध्यान दीजिए। अभय ने तुरंत खेल रहे लोगों को घूर कर देखा और कहा, इस दुकान में कोई भी हंगामा खड़ा नहीं कर सकता, आप लोग भी नहीं। लक्ष्मण एक सेकंड के लिए ठिठक गया और फिर निराश होकर बोला, भाई साहब, हम तो यहाँ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। कुलदीप ने शिकायत की, यह आखिर किस तरह का नियम है? जल्दबाजी मत करो। नमिता को देखकर सुखविंदर का चेहरा तुरंत ठहर गया। यहाँ तक कि उसे भी उस सफेद चोगे वाली लड़की से पूरी तरह सावधान रहना पड़ता था। मालिक, तुम सबकी मदद करने की ही कोशिश कर रहे हैं। जरा उसकी तलवार पर बने उस चिन्ह को तो देखो, ऊपर एक बाज और नीचे एक अजगर। क्या वो सिंघानिया परिवार से है? भीड़ के मुंह से तुरंत एक ठंडी सांस निकली और वे सभी गुस्से से भरे लोग तुरंत अपने अपने काम में वापस लग गए। भीड़ को शांत होते देखकर लाजो ने अभय की तरफ तिरस्कार से देखा। तुम्हारे लोग पूरी तरह निकम्मे हैं। अभय के चेहरे के भाव पूरी तरह शांत थे। कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। हर किसी को मेरी दुकान के नियमों का पालन करना ही होगा, और तुम्हारे बारे में क्या? लाजो मुस्कुराई और उसने अभय की तरफ देखा। क्या तुम्हें भी इन नियमों के दायरे में रहना पड़ता है? मुझे खेद है। अभय हंसा। अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो मैं भी ताकत का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? लाजो ने तलवार के हत्थे पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वो किसी भी पल अपनी तलवार बाहर निकालने के लिए पूरी तरह तैयार थी। ऐसे समय में इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हुई? वो इस घमंडी दुकान मालिक को अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। एक बार जब यह अपने से ऊंचे ओहदे वाले लोगों का सम्मान करना सीख जाएगा, तब हम आगे बात करेंगे। हालांकि अभय बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसके चेहरे की मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई। लाजो, अचानक पीछे से एक बेहद शांत और सुंदर लड़की की आवाज सुनाई दी। फिर बर्फ जैसी सफेद एक हथेली ने लाजो की तलवार को दबा दिया, उसे बाहर निकालने से रोकते हुए। लाजो की वह सारी आंतरिक ऊर्जा जो अभय की तरफ बढ़ रही थी, हवा में बिखर गई और एक ठंडी हवा के झोंके में बदल गई, जिससे अभय का चोगा थोड़ा सा हवा में लहरा उठा। वहां का सारा तनाव पलक झपकते ही हवा में गायब हो चुका था। सबके पीछे खड़े नीले धुंधले रंग का चोगा पहने और पीठ पर तलवार टांगे उस योद्धा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपना हाथ अपनी तलवार के हत्थे से हटा लिया। क्या तुमने देखा कि क्या हुआ? मालिक अपनी जगह से हिला तक नहीं, उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। कालू ने दबी आवाज में तारीफ की। मालिक एक बेहद कुशल योद्धा हैं, हम ये बात बहुत पहले से जानते हैं। लक्ष्मण ने जवाब दिया। हर कोई उस तानाशाह को मारकर बिना किसी चोट के बाहर नहीं निकल सकता। मुसीबत के सामने भी उनके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। कुलदीप ने अपनी बात जोड़ी। वो सचमुच बहुत माहिर हैं। सच बताऊं तो मैंने अपनी आंखों से मालिक को असल जिंदगी में कभी अपने कौशल का इस्तेमाल करते नहीं देखा। कालू को मुकाबला न देख पाने की वजह से थोड़ी निराशा हो रही थी। मुझे लगा था कि आज हमें यह देखने को मिलेगा। वो आखिर रुक क्यों गया? ये लड़की भले ही ठंडी और घमंडी दिखती है, लेकिन वो यहाँ मौजूद हर किसी से कहीं ज्यादा समझदार है। सुखविंदर ने कालू की तरफ मुड़कर ताना मारा। हम सभी रेजिडेंट इविल के खिलाड़ी हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ। यहाँ हंगामा करने के बारे में सोचना भी मत। ये लड़की पलक झपकते ही तुम्हें लाश में बदल सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। कालू हंसा। मालिक भले ही शक्तिशाली हों, लेकिन वह इतने शांत नहीं हो सकते। सुखविंदर ने अभय की तरफ अपनी आंखें सिकोड़कर देखा। वह अभय की पृष्ठभूमि से सबसे ज्यादा वाकिफ था। मालिक महज एक युवक हैं जो अभी बमुश्किल ही योद्धा के शुरुआती मुकाम पर पहुंचे हैं। वो इतनी तेजी से इतने कुशल नहीं हो सकते। निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज है जिसके दम पर वह इतने आश्वस्त हैं। सुखविंदर ने मन ही मन सोचा, यह निश्चित रूप से उनके पीछे मौजूद कोई बड़े साधु ही होंगे। लाजो नमिता के इस कदम को समझ नहीं पाई थी। उसने पूछा, दीदी नमिता, आपने ऐसा क्यों किया? नमिता की उस ठंडी नजर के भीतर एक गहरी चमक दिखाई दे रही थी। अभय की कही बातों ने साफ तौर पर उसके दिल के तारों को छू लिया था। वो धीरे से आगे बढ़ी और उसने पूछा, अगर यह अपनी तलवार बाहर निकाल लेती तो क्या इसे सचमुच हमेशा के लिए लौट जाने को कह दिया जाता?
भले ही यहाँ सचमुच शब्द का इस्तेमाल करना पूरी तरह सही नहीं है, अभय मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, लेकिन नियम तो नियम है। अगर खेलना नहीं है तो आप लोग यहाँ से जाने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। मेरी दुकान किसी को भी यहाँ हंगामा करने की इजाजत नहीं देती। ठीक है, नमिता ने अपना सिर हिलाया। तो फिर हम इंतजार करेंगे क्या? लाजो को लगा मानो उसने गलत सुन लिया हो और उसने बेहद हैरान चेहरों के साथ नमिता की तरफ देखा। हम इंतजार करेंगे? बाकी लोग भी पूरी तरह हक्के बक्के रह गए थे। इस लड़की ने कहा कि वे इंतजार करेंगी? वो कोई मजाक कर रही है, सही ना? लेकिन उन्होंने तुरंत नमिता को धीरे से अपना सिर हिलाते हुए देखा। हम भला कैसे? लाजो को लगा मानो उसका दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका हो। इस जैसी मामूली जगह पर कुछ देर बाद वो होश में आए और उसने चारों तरफ देखा। अभय ने उनके लिए जो विशाल आराम कुर्सी तैयार की थी उसे देखकर उसने पूछा, दीदी नमिता, क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगी? इससे पहले कि उसका हाथ उस कुर्सी को छू पाता, अभय ने उसे रोक दिया और लापरवाही से कहा, यह मेरी कुर्सी है। उसने अपनी बात जोड़ी, मुझे खेद है, मेरी दुकान में फालतू कुर्सियां नहीं रखी हैं। फिर वह अपनी आराम कुर्सी पर बड़े आराम से बैठ गया और दोबारा उन्हें नजरअंदाज करने लगा। तुम? लाजो का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। ये दुकान का मालिक है या कोई बला? क्या हम यहाँ ग्राहक हैं या कोई तमाशा? वो गुस्से से भरी नजरों के साथ अभय को घूरने लगी, लेकिन उसने पूरी बेपरवाही से उसे अनदेखा करना जारी रखा। ऑरिजिन्स? उसी समय सफेद शर्ट और पीले रंग का चोगा पहने एक युवक अभय के इंटरनेट कैफे के अंदर आया। उसके पीछे उसी के जैसे कपड़े पहने दो और युवक चल रहे थे। उनमें से एक लंबा और दुबला पतला था और दूसरा छोटा और मोटा था। ऐसा लग रहा था कि वे सभी किसी एक ही बड़े दल से ताल्लुक रखते थे। जब मैं पवन पैलेस में था तब मैंने बहुत से लोगों को ऑरिजिन्स नाम की एक दुकान के बारे में बातें करते सुना था। शिखर के चेहरे पर गहरा तिरस्कार था जब उसने कहा, मैंने सुना है कि ये दुकान काफी चमत्कारी है। मैं भी देखना चाहता हूं कि यह आखिर कितनी चमत्कारी है। उसने दरवाजा खोला और जल्दी ही ब्लैक बोर्ड पर लिखी चीजों को देखा। यह मामूली सी दुकान सोने के सिक्के तक स्वीकार नहीं करती, सिर्फ क्रिस्टल। इसका मालिक कौन है? उसने तुरंत चिल्लाकर पूछा। अभय का चेहरा हैरानी से चमक उठा जब वो पीछे मुड़ा। मैं हूं। उस युवक की कमर पर एक कीमती पन्ना टंगा हुआ था, साथ ही हरे रंग का रेशमी रिबन भी था। उसके बाल एक छोटे बैंगनी और सुनहरे मुकुट से बंधे हुए थे। ये साफ था कि वह किसी बेहद ऊंचे और रईस घराने से था। जब वे तीनों सामने आए तो उनके आसपास के हाव भाव ने तुरंत उनकी असली पहचान उजागर कर दी। वे सभी साधु थे। अभय इस एकांत इलाके की दुकान में सालों से रह रहा था। हालांकि उसने कुछ साधुओं को यहाँ से गुजरते हुए देखा था, लेकिन वे हमेशा अपने आलीशान रथों के अंदर होते थे और उसने कभी उनके चेहरे नहीं देखे थे। यह अभय का पहली बार किसी साधु को इतने करीब से देखने का अनुभव था। बेशक शिखर कोई साधारण साधु नहीं था। वह ऋषि दयानंद का पोता था, जो कि विंध्याचल योगपीठ के मुख्य आचार्यों में से एक थे। जब ऋषि दयानंद युवा थे तब उन्होंने साम्राज्य की स्थापना के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में उन्हें मुख्य आचार्य के पद पर प्रमोट किया गया और उन्होंने राजधानी में पूरे 1 दशक तक मुख्य राजगुरु के रूप में कार्य किया था। जब वे रिटायर होकर अपने गृहनगर वापस आए तब भी राजधानी और पूरे क्षेत्र में उनका गहरा सम्मान और दबदबा कायम था। क्या वे साधु हैं? वे साधु हैं। दुकान के बहुत से लोग तो साधुओं से बात करने के काबिल भी नहीं थे और वे पूरी तरह हैरान रह गए। यहां तक कि सुखविंदर और बाकी लोगों के चेहरे भी गंभीर हो गए। सामान्य साधुओं से बात करना फिर भी थोड़ा आसान होता था, लेकिन शिखर की बात अलग थी। उससे निपटना बेहद कठिन था। शिखर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और तिरस्कार के साथ चारों तरफ देखा। उसे रईस घरानों के लड़कों से कोई गुरेज नहीं था, लेकिन इस दुकान में इतने निचले स्तर के योद्धा आखिर क्या कर रहे थे? जब उसकी नजर अभय पर टिकी तो उसके चेहरे का तिरस्कार पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देने लगा। मैंने सुना है कि तुम्हारी दुकान काफी दिलचस्प और चमत्कारी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभय ने पूरी शांति से जवाब दिया। उसके लिए यह आदमी शहर के किसी भी अन्य सामान्य निवासी जैसा ही था। उसने अपने पीछे खड़े मोटे युवक की तरफ इशारा किया। अनुज, दिनेश, जरा पता करो कि इस मामूली दुकान में भला ऐसा क्या चमत्कारी है। बिल्कुल। वो मोटा आदमी मुस्कुराया। चलो मुझे देखने दो कि इस दुकान में आखिर क्या दिलचस्प है। अगर मुझे ये पसंद आया तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आया, अभी यहाँ एक भी सीट खाली नहीं बची है। अगर आप खेल को आजमाना चाहते हैं तो आपको सबसे पीछे लाइन में लगना होगा। अभय ने बीच में ही टोकते हुए बेपरवाही से कहा। लाइन में लगना होगा? दिनेश और उसके साथ आए बाकी लोग ये बात सुनते ही पूरी तरह सन रह गए। ये बात अब महज खेल खेलने के दायरे से कहीं आगे निकल चुकी थी। दिनेश जोर से हंसा। क्या इस दुकान के मालिक ने अभी मुझे लाइन में खड़े होने के लिए कहा?
क्या यह नहीं जानता कि हम आखिर हैं कौन? क्या तुम्हारी जान की कीमत खत्म हो गई है? उसने अभय के कॉलर को बड़ी बेरहमी से दबोच लिया और कहा, बस बाकी लोगों को यहां से बाहर जाने के लिए कहो। भला मैं लाइन में क्यों लगूंगा? अभय ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे दिनेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस छोटी सी दुकान के मालिक के पास मुझे लाइन में खड़े होने के लिए कहने और मुझे इस तरह नजरअंदाज करने की हिम्मत कहां से आए? मैं पलक झपकते ही तुम्हारी टांगे तोड़ सकता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि वे यहां हंगामा खड़ा करने वाले हैं? कालू और बाकी लोग यह नजारा देखकर पूरी तरह दंग रह गए थे। अभय ने अपने कॉलर को दबोचे हुए उस मोटे हाथ की तरफ देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। यह पहला इंसान था जिसने सचमुच उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। 3 सेकंड के भीतर अपना हाथ हटा लो, वरना मैं यही मानूंगा कि तुम यहां हंगामा खड़ा कर रहे हो। मैंने नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसे मूर्ख भी वजूद रखते हैं। सुखविंदर हंसा और उसने कालू की तरफ अपनी आंखें घुमाई, जिसने थूक गटकते हुए पलटकर जवाब दिया, वो मूर्ख है? वो तो उससे कहीं ज्यादा खूंखार है। वो आदमी एक साधु था। ऊपर से वो कोई ऐसा वैसा साधारण साधु नहीं था। अगर वो सचमुच मूर्ख था तो वो मूर्खों का राजा था। आखिरकार वो पलक झपकते ही इस छोटी सी दुकान के परखच्चे उड़ाने की पूरी क्षमता रखता था। कालू को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि शिखर बाकी लोगों की तरह यहां आसानी से मान जाएगा। बाकी ग्राहकों के उलट, अगर शिखर और उसके साथ आए वे दोनों लोग इस खेल के चमत्कार को देख भी लेते, तभी वे सब कुछ अपने कब्जे में लेने की ही कोशिश करते। सुखविंदर हालांकि बिना कोई राय दिए सिर्फ मुस्कुराया। तभी उन्होंने अभय को उल्टी गिनती शुरू करते हुए सुना, 3, 2, 1, समय समाप्त। अभय कुटिलता से मुस्कुराया और उसने अपने सामने खड़े उस मोटे आदमी की तरफ इस तरह देखा मानो वो कोई निरा मूर्ख हो। समय समाप्त? हर कोई उलझन में पड़कर उन दोनों को देखने लगा। इसका आखिर क्या मतलब था? क्या अभय सचमुच इन साधुओं से सीधे मुकाबला करने वाला था? मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस मोटे दिनेश को शायद कुछ आभास हुआ और उसने पहले वार करने का फैसला किया। उसने पूरी ताकत से अभय के चेहरे पर मुक्का तान दिया। हंगामा करने वाले की पहचान हो चुकी है। आकाशीय बिजली की सजा एक्टिवेट की जाती है। अचानक दुकान के लाउडस्पीकरों से एक बिना हाव भाव वाली इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंज उठी, दीदी नमिता। लाजो एक डरी हुई नन्ही कली की तरह पीछे हटी और उसने घबराकर नमिता को पुकारा। शांत रहो और सिर्फ देखो, नमिता ने अपना मुंह खोला और दबी आवाज में कहा। अचानक बिना किसी चेतावनी के उस मोटे आदमी के सिर के ठीक ऊपर एक बेहद तेज सफेद रोशनी चमकी। कड़कड़ाहट। वो छोटी सी दुकान उस सफेद रोशनी से पलक झपकते ही चकाचौंध हो गई, जिससे वहां खड़े हर व्यक्ति का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। तभी वो मोटा दिनेश हवा में हाथ पैर मारते हुए इस तरह उछलने कूदने लगा मानो उसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। उसका एक एक बाल बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और उसका पूरा शरीर झुलसकर कोयले जैसा काला पड़ गया। बाकी लोगों को हवा में झुलसी हुई त्वचा की साफ बदबू आने लगी थी। तभी अभय ने उसे एक जोरदार लात मारी और सीधे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दुकान के सारे ग्राहक फटी आंखों से देखते रह गए। उन्होंने सोचा था कि अभय किसी बड़े खतरे में पड़ने वाला है, इसलिए जो हकीकत उनके सामने आई उसने उन्हें पूरी तरह स्तब्ध कर दिया था। अभय ने फिर पूरी शांति से शिखर की तरफ देखा। और तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी मेरे आदमी को इस तरह घायल करने की हिम्मत कैसे हुई? शिखर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना अपमान महसूस नहीं किया था। इस दुकान मालिक की इतने सारे लोगों के सामने उसके अनुज को इस तरह झुलसाने और लात मारकर बाहर फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो सीधे उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारने जैसा था। इसे मारो। उसने अभय की ओर इशारा किया और चिल्लाया, इसे तब तक मारो जब तक कि यह मर न जाए। 10 सेकंड से भी कम समय में वह लंबा और दुबला पतला आदमी भी दुकान से बाहर फेंक दिया गया। उस मोटे दिनेश की तरह ही उसके बाल भी पूरी तरह से घुंघराले हो चुके थे और उसका शरीर झुलसकर पूरी तरह काला पड़ चुका था। अब दुकान में शिखर ही इकलौता साधु बचा था। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाओ। कड़कड़ाहट। एक बार फिर दुकान के भीतर बिजली की एक तेज लकीर चमकी। शिखर का शरीर तुरंत झुलस गया। उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से धुएं का एक गुबार बाहर निकला। अपने उन दोनों साथियों की तरह ही वह भी जोरदार ढंग से बाहर फेंक दिया गया। पूरा इंटरनेट कैफे एक पल के लिए गहरे सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि हर कोई पूरी तरह हैरान और विस्मय से भरकर अभय की तरफ देख रहा था। उस अजीबोगरीब कड़कड़ाहट और बिजली की उस सजा ने हर किसी को पूरी तरह अवाक कर दिया था। इसके अलावा क्या अभय ने सचमुच उन्हें इस तरह बाहर फेंक दिया था? जीवाजीपुर की अधिकांश दुकानों और होटलों में सामान्य साधुओं के साथ भी बेहद वीआईपी मेहमानों की तरह व्यवहार किया जाता था, लेकिन अभय ने उन्हें सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तुम रुको, तुम बस मेरा इंतजार करो। तुम्हारी मेरे खिलाफ ऐसी साजिश रचने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर से शिखर की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। मैं कल दोबारा आऊंगा और तुम्हारी इस दुकान के परखच्चे उड़ा दूंगा।
लाजो ने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और शिखर और बाकी दोनों साधुओं को वहां से दुम दबाकर भागते हुए देखा। उसने उस बात के बारे में सोचा जो वह अभी कुछ देर पहले करने ही वाली थी और डर के मारे उसका पूरा पहनावा पसीने से भीग गया। बाकी जो लोग भी कभी अभय की दुकान को तोड़ने की धमकियां दे चुके थे, उनके पूरे शरीर पर भी रोंगटे खड़े हो गए थे। वे आखिर उस समय इतने बहादुर और घमंडी कैसे बन रहे थे? अभय ने अपने हाथ इस तरह झाड़े मानो उसने कोई ऐसी चीज की हो जो जिक्र करने के काबिल भी नहीं थी। वह अपनी आराम कुर्सी पर वापस बैठ गया और उसने लाजो की तरफ देखा। तुम्हें सचमुच अपनी उस समझदार सहेली का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसके साथ तुम यहाँ अंदर आए हो। आप बहुत साहसी हैं। आखिरकार 2 ग्राहकों के खेलने का समय पूरा हुआ और वे बाहर चले गए, जिसके बाद नमिता बिना किसी हाव भाव के पूरी शांति से कंप्यूटर के सामने बैठ गई मानो कुछ हुआ ही ना हो। उन लोगों के उलट हम सचमुच ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपकी ये दुकान बाकी दुकानों से आखिर अलग कैसे है। नमिता आमतौर पर ऐसा बर्ताव नहीं करती। ललित ने दबी आवाज में बुदबुदाया। अरे क्यों? सुखविंदर ने दबी आवाज में जवाब दिया। वो यहाँ आने से पहले निश्चित रूप से पूरी जांच पड़ताल करके आए होगी। वो शिखर की तरह कोई मूर्ख नहीं है। तो आप दोनों पहले मूवी देखना चाहेंगी या खेल खेलना? अभय ने पूछा। फिर उसने उन्हें मूवी और खेल के बीच का अंतर अच्छी तरह समझा दिया। एक उपन्यास? लाजो ने अभी भी थोड़ा डरते हुए अभय की तरफ देखा। अगर नमिता ने उसे नहीं रोका होता तो उसका अंजाम भी बिल्कुल उन तीनों साधुओं जैसा ही हुआ होता। अच्छी बात यह थी कि उसे समय रहते रोक लिया गया था। लाजो ने अपने सामने मौजूद उन अजीब जादुई वस्तुओं को देखा। क्या ये सब सचमुच साधुओं द्वारा बनाई गई थी? भले ही उसने साधुओं द्वारा बनाई गई कई जादुई वस्तुएं देखी थी, लेकिन वह पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी कि ये भी वैसी ही थी। उसे पहले इनका इस्तेमाल करके देखना होगा। आपको मूवी देखनी चाहिए। मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। ये सचमुच बेहद लाजवाब है। कालू मुस्कुराया और उसने एक भले दर्शक की भूमिका निभाते हुए कहा, मैं भी मूवी देखने की ही सिफारिश करूंगा। मूवी में बहुत सारी बुनियादी जानकारियां शामिल हैं जो खेल के दौरान आपकी बहुत मदद करेंगी। ललित ने अपने हाथ आपस में मले, मूवी देखने के बाद उनके चेहरों के भाव देखने के लिए उत्सुक होते हुए। मुझे लगता है कि नए खिलाड़ियों को मूवी से ही शुरुआत करनी चाहिए। सीधे खेल खेलना वास्तव में बहुत कठिन था। तनुजा ने पूरी ईमानदारी से कहा, मूवी सिर्फ देखने के लिए है और खेल खेलने के लिए। नमिता का चेहरा बर्फ की किसी कभी न पिघलने वाली मूरत जैसा लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह तर्क और समझदारी से भरी हुई थी और उसने कहा, यहाँ मौजूद 90% खिलाड़ियों ने मूवी देखने की सिफारिश की है क्योंकि यह हिलाकर रख देने वाली है। इससे मैं कुछ सीख सकती हूँ और यह नए लोगों के लिए अच्छी है। इसके अलावा मैं भी शुरुआत सिर्फ देखने से ही करना चाहती थी। मुझे लगता है कि मैं मूवी ही चुनूंगी। नमिता ने अपना फैसला सुनाया। नमिता का फैसला सुनते ही लाजो ने भी स्वाभाविक रूप से वही विकल्प चुना। हालांकि वो इस दुकान से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। अगर नमिता यहाँ आने की जिद नहीं करती तो वो इस जगह तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। एक उपन्यास? क्या मजाक है। दुकान का मालिक भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन इस तरह के खेल बनाना उसके कौशल की बर्बादी है, उसने मन ही मन सोचा। जल्द ही वे दोनों रेजिडेंट ईविल की दुनिया के भीतर समा गईं। वर्चुअल रियलिटी? नमिता ने लिंग्यून एकेडमी में छात्रों को इस बारे में बातें करते सुना था। इसलिए जब उसने महसूस किया कि वह बिल्कुल सच जैसी दिखने वाली दुनिया के बीचों बीच खड़ी है, तो उसके दिमाग में तुरंत ये शब्द गूंज उठे। क्या यही वर्चुअल रियलिटी है? उसके बगल में बैठी लाजो पूरी तरह हक्की बक्की रह गई थी। क्या ये कोई मायावी जाल है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब भला इतना असली कैसे लग सकता है? उसी समय कहानी की जानकारियां उसकी बुद्धि में प्रवेश करने लगी। 21वीं सदी की शुरुआत में वो रिसर्च कंपनी। 21वीं सदी? कितना अजीब कालखंड का नाम है। कंप्यूटर की देवी। क्या ये जादुई वस्तुओं की आत्माएं हैं? क्या वे किसी विशाल जादुई वस्तु के भीतर काम करती हैं? लाजो जितना देख रही थी उतनी ही हैरान होती जा रही थी। कुछ चीजें उसकी समझ और कल्पना से पूरी तरह परे थी। हालांकि न जाने क्यों वह हर एक शब्द का मतलब साफ समझ पा रही थी। यह ऐसा था मानो मूवी देखते देखते वो नया ज्ञान और कौशल हासिल कर रही हो। क्या ये सचमुच किसी योद्धा की विरासत है? भले ही वह इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह मूवी वास्तव में किसी योद्धा की विरासत हासिल करने जैसी ही लग रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उन योद्धाओं ने इसकी तुलना इस चीज से की थी। मूवी की कहानी अविश्वसनीय रूप से रोमांचक थी। इसके अलावा यह एक स्वतंत्र कहानी थी, इसलिए अगर उन्होंने पहले खेल नहीं भी खेला था तब भी कोई समस्या नहीं थी। यही वजह थी कि लाजो बहुत तेजी से उस मूवी के भीतर पूरी तरह डूब गई।